जब एआई आ चुका है, सारी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रही है। ऐसा कौन सा एक बिजनेस है जो आज की डेट में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है कम इन्वेस्टमेंट से कर सकता है? पूरे 5 स्टेप हैं आपको बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए। सबसे पहला कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपके हिसाब से फाउंडर्स जो हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? मेरे पास भी ना मेंटोर नहीं था, अगर था तो मेरी औकात नहीं थी अफोर्ड करने की उनको। हमारे पास कस्टमर कहाँ से आए, और जो आज की डेट में बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं जिसमें वो बहुत सारा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में लगा रहे हैं लेकिन सही डिजिटल मार्केटिंग में नहीं लगा रहे। मेरा पिछले 5 साल से एक ही प्रोडक्ट है। वी आर मेकिंग करोड़ एवरी सिंगल मंथ विद द हेल्प ऑफ 2-3 पीपल इन माय कंपनी। तो जब आपने अपने बिजनेस का मॉडल सोचा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद, तो पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? तो सबसे पहले ना मैंने जो लोग ऑटोमेशन जानते ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं और वो स्टार्टअप फेज में अभी या एंटर कर चुके हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? वो कैसे ग्रो करें? कि जो एआई आ रहा है अपनी हर चीज को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। कस्टमर आने से लेके उससे पैसे निकलवाने तक आप कंप्लीटली सब कुछ ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। कि जब ये क्वेश्चन आता है मार्केट में कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, एक सेल्समैन को या एक फाउंडर को इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन देने चाहिए? गुरु थे इंडस्ट्री के, मैंने उनको बुलाया, मैंने पॉडकास्ट में उनसे पूछा कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम दे दो अपनी। तो उनका कह रहे नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अंबानी टाटा बिरला के भी बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है निधि अनेजा और मेरे शो पे आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं। ये जो शो है ये एक सोच है जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ग्रोथ, स्टार्टअप्स एंड बहुत सारी चीज़ें लेकर मैं इस शो पर आपके साथ आऊँगी। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके पास रियल लाइफ में ग्रोथ हैक्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं। सो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब मैं उनसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करती हूँ या कस्टमर एक्विजिशन की बात करती हूँ, लीड जनरेशन की बात करती हूँ, हर बिजनेसमैन का एक ही दुख होता है कि हमारी लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या हमारी लीड्स बहुत ही बेकार आ रही हैं। बट जब उनके सामने एक कोच आता है जिससे वो इंस्पायर हैं या जिनको वो फॉलो करते हैं, उन कोच के नाम से उन लोगों के बिजनेसेस में बहुत ग्रोथ आई है। उन्होंने अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली है और आज बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ हैं जो इंडिया के नंबर 1 डिजिटल बिजनेस कोच हैं और मेरे साथ हैं डिजिटल धैर्य। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट निधि। थैंक यू सो मच धैर्य। इस शो में हम ये जानना चाहेंगे बिकॉज ऑडियंस सारी बिजनेस की है, बिजनेस क्लास है, स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ, हर चीज़ सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो होती है डिजिटल मार्केटिंग से, कि हमारे पास कस्टमर कहाँ से आए। और जो आज की डेट में बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं जिसमें वो बहुत सारा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में लगा रहे हैं लेकिन सही डिजिटल मार्केटिंग में नहीं लगा रहे हैं। उन्हें सेल्स फनल नहीं पता, उन्हें कस्टमर्स का कैक नहीं पता, बस पैसा लगा रहे हैं, राइट? तो वहाँ पर जब, क्योंकि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स ग्रोथ, सेल्स हैक्स, राइट? तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम आज इस पूरे टॉपिक पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए डिस्कशंस करेंगे, जहाँ इस सेशन के बाद उन्हें बहुत सारे वैल्यू इनपुट्स मिलेंगे जो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में लेकर आएंगे, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे बिजनेस हैक्स हो, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, या ग्रोथ लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। Sure. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी धैर्य, इनफैक्ट ऑडियंस जानना चाहेंगी कि वाई डिजिटल मार्केटिंग, एंड आपने इससे पहले, डिजिटल मार्केटिंग से पहले या आने से पहले या एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में आने से पहले आपका क्या बैकग्राउंड था, एंड वाई एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड एंड डिजिटल मार्केटिंग ओनली? श्योर। सो इससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था। एक्टिंग, मॉडलिंग, थिएटर, डांस, सिंगिंग, मतलब जो हो सकता है, गिटार बजाना, सब कुछ मैं ट्राई कर चुका था। एंड लेकिन वो किक मिलना होता ना, मुझे वो किक मिला ही नहीं किसी में। ओके। फिर मुझे पता लगा कि वो एक्टिंग वाला कीड़ा था, तो मुझे लगा यूट्यूब पे ऐसे करते हैं और यूट्यूब से पैसा मिलता है यार, तो बहुत तगड़ी चीज़ है। तो वहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे ना एक लोकल में एक इंस्टीट्यूट था जो सिखाता था कि घर बैठे 50,000 रुपये कमाओ। ओके।
तो मैंने कहा यार घर बैठे, फिर मैं जाके पता करा कि ऐसे यूट्यूब से अर्निंग होती है, ये होता है, वीडियो बनानी पड़ती है। एंड दैट वाज लाइक सो फैसिनेटिंग, यार खाली वीडियो बना के पैसे, जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, देखा, पता लगा 10 चीज़ों के बारे में। उसके बाद पहले अपना खुद का यूट्यूब चैनल ग्रो करा, फिर बिजनेसेस के अंदर आया मैं, और फिर अब चल ही रहा है वो सारी चीज़ें। अब जैसे आपका एक सवाल था कि जो बिजनेस फाउंडर होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान क्यों होता राइट। है ना, लीड्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आती है, और वो ना सबसे पहले गाली सबसे पहले देते हैं सेल्स वाली टीम को राइट। कि भैया तुम निकम्मे हो, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी नहीं चल रही, टीम बदलूं। आधे से ज़्यादा ना इस चीज़ में परेशान रहते हैं, टीम अच्छी नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सबसे बड़ा उनका मिथ होता है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, आपने उसके ऑफर के ऊपर काम नहीं करा है, तो मार्केटिंग भी नहीं कर पाओगे सही से, उसमें भी बहुत दिमाग मारना पड़ेगा। और अगर मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है तो फिर सेल्स कॉल वाले बस कॉल करते रह जाएंगे, उनकी कॉल लोग कट करते रह जाएंगे। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि बहुत पावरफुल है, लोगों को देख के लग रहा है वाह इससे मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो आपके लिए मार्केटिंग करना ऐसे है। और सेल्स कॉल पे बैठना नहीं है, आपको सिर्फ सेल्स कॉल से पैसे उठाने, वो आपसे इंक्वायर करने के लिए आएंगे, हाँ मुझे ये चीज करनी है, इसका पैसा ये रहा, आप मुझे ये करा दो। बट ज़्यादातर बिजनेसमैन जो हैं क्योंकि उनके पास सेल्स बैकग्राउंड नहीं होता, या उनके पास कोई ऐसे लीडर्स नहीं होते जिनके पास बिजनेस एक्यूमेन हो, या डिजिटल मार्केटिंग का एक्यूमेन हो, या सेल्स ग्रोथ का एक्यूमेन हो, तो ऐसे लोगों को आप, ऐसे फाउंडर्स के लिए क्या आप बोलना चाहोगे कि वो कैसे अपने बिजनेस, क्योंकि पैसा है नहीं, फर्स्ट 100 का एक्विजिशन भी नहीं, मतलब उनके पास ना एक्विजिशन है, कस्टमर्स तो है ही नहीं ना, और प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अपने फर्स्ट 100 कस्टमर्स भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग की इतनी समझ नहीं है, और अगर समझ भी है तो उसके लिए बजट नहीं है। तो ऐसे फाउंडर्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, मेरे पास भी ना मेंटोर नहीं था, अगर था तो मेरी औकात नहीं थी अफोर्ड करने की उनको, ठीक है। अब सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। एक वीडियो में मुझे पता लग गया, आपके पास प्रॉब्लम आई, आप उस पर लग जाओ सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकला आगे बढ़ो, फिर नई प्रॉब्लम आएगी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लो, तुरंत आगे बढ़ो। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला एक होता है जो बहती गंगा में हाथ धोता है, एक बहती गंगा के साथ बह जाता है, एक होता है जो उसके ऊपर राइड करता है अपनी मर्जी से कहाँ जाना है, और असली चैंपियन वही होता है। अब कहने का मतलब ये देखते हैं कि 2 कंपनी है, पार्ले जी और मैगी, इनकी मोनोपोली क्यों है मार्केट के अंदर, क्योंकि इन्होंने एनालाइज करा सारी चीज़ों के बारे में मार्केट में, और ये 10 साल से लगातार एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल, इनको इतना टाइम हो गया काम करते करते, तभी इनका प्रोडक्ट और SOPs, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, इनका सब बेस्ट बन चुका था, राइट। तो सबसे पहले फाउंडर को एक चीज़ देखनी चाहिए कि आपको बहती गंगा में बहना नहीं है, हाथ भी नहीं धोना, आपको उसके ऊपर राइड करना है। इट मीन्स आपको सबसे ज्यादा टाइम लगाना है रिसर्च और डेवलपमेंट में, ऐसी कौन सी चीज है जो एवरग्रीन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सांस लेना जरूरी है, तभी हम चल पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं चल पाएंगे। तो बिजनेस के लिए ऐसी क्या चीज इंपॉर्टेंट है? लीड्स, मार्केटिंग, सिस्टम, प्रोसेसेस। ये आने वाले 100 साल तक निधि चल सकता है, चलेगा ना आगे वाले 100 साल तक। तो यही प्रोडक्ट आपका होना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी नीड है। 10 कॉम्पिटिटर को अपने एनालाइज करो कि भाई वो क्या बेच रहे हैं, उनसे बेटर कैसे कर सकते हो, उनसे बेटर क्या ऑफर कर सकते हो, तभी आप अपने प्रोडक्ट को एवरग्रीन बना सकते हो। आपको 10 प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में मैंने एक चीज देखी है, अरे एक छोटा साइज निकाल लेते हैं, एक उससे बड़ा निकाल लेते हैं, एक उससे बड़ा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, हम 50 लाइन के प्रोडक्ट, मेरा पिछले 5 साल से एक ही प्रोडक्ट है, वी आर मेकिंग करोड़ एवरी सिंगल मंथ विद द हेल्प ऑफ 2-3 पीपल इन माई कंपनी। अब क्या है कि हमने उसी के ऊपर काम किया जो एवरग्रीन है, हमारी सारी चीजें ऑटोमेटेड है। क्या उसकी, मैं ये सवाल अपने से बार बार पूछता हूँ कि इसकी डिमांड आने वाले 100 साल तक खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी। तो इसलिए हमने 5 साल लगातार एक प्रोडक्ट पे इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतना ज्यादा काम करा है, शायद हमसे ज्यादा बेस्ट इसके अंदर कोई नहीं है। आई एम द नॉट अ विराट कोहली, आई एम अ रोनाल्डो ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि मैं लगातार इतने ज्यादा रैप्स और प्रैक्टिस करी है इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत तगड़ा बन गया। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट। एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाओ, एक बनाओ, लेकिन वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। और ये एक के बारे में मुझे वहां से पता लगा था, वन थिंग बुक पढ़ के, कि आप एक ही चीज बार बार करोगे तो बेस्ट होगी। आपको 10 प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो सेल्स और मार्केटिंग को कैसे बैलेंस करें? एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास
छोटी टीम है, प्रोडक्ट वाओ है, लेकिन उसके पास एज आई सेड कि डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है और वो सेल्स एंड मार्केटिंग को बैलेंस कैसे करके चले अपनी टीम में या अपनी कंपनी में, बिकॉज उसके पास टीम भी नहीं है अभी। ये कैसे कर सकता है एक फाउंडर? क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप्स जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके पास एक प्रोडक्ट होता है, एक अच्छा आइडिया होता है। पुश्तैनी बिजनेसेस भी कई लोग रीस्टार्ट करते हैं, उसको रिवैम्प करके प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में पैसा लगाने के लिए। उनके पास ना दिमाग होता है, ना उनको किसी ने ज्ञान दिया होता है, और टीम तो होती ही नहीं है। ऐसे फाउंडर्स को जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, वो सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में बैलेंस कैसे करें? बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं इस फेज से खुद निकल के आया हूँ, तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट एक हमारी स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स। ओके। और वी डोंट सेल एनीथिंग, वी जस्ट मेक देम बाय। अगर सामने वाला हमारे पास आ रहा है तो मुझे उसको बेचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको पता है ये मेरे काम का, मुझे उठाना है। अब ये स्ट्रेटेजी बनी कैसे? मेरा एक फ्रेंड था, साउथ इंडियन गाय, संतोष। ओके। उसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है और वो बहुत स्मार्ट बंदा था। तो उसने बोला, धैर्य ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तू क्यों कर रहा है? हर बात में वो मेरे से सवाल पूछता था और मैं कहता हाँ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो स्ट्रेटेजी उस तरीके से बनी। अभी सबसे पहले हमने ना, जब प्रोडक्ट बनाने वाले फेज में थे, जब मेरी बिल्कुल कंपनी जीरो पे हो गई थी, 2 लोग थे, उनको भी मैंने बोल दिया था, नोटिस पीरियड दे दिया था कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप अपना जुगाड़ देखो दूसरी कंपनी में। मैं वहाँ से बिल्कुल जीरो से होके आया हूँ दोबारा। तो मैंने सबसे पहले जितने भी इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स थे, मैंने सबके साथ पॉडकास्ट किया। मतलब 30-40 पॉडकास्ट करने के बाद मैंने उनसे पूछा, भाई आप अपनी मुझे प्रॉब्लम बताओ, आप इतने बड़े स्केल पे हो। जो इवन 500 करोड़ वाले लोग भी है ना, मैंने उनसे बात करके सिर्फ इतना पूछा, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। पॉडकास्ट पे कोई नहीं बताता। दैट मीन्स, सॉरी आई एम कटिंग यू, इन केस अगर किसी की कोई पॉडकास्ट नहीं कर सकता, तो आप ये बोल रहे हो कि उसको जाकर मार्केट में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हो या आपके रोल मॉडल्स हैं, और या वो सिमिलर इंडस्ट्री में है, आपको उनके साथ जाकर उठना बैठना चाहिए, उनका प्रोडक्ट समझना चाहिए, उनका मॉडल समझना चाहिए, वो उन्होंने क्या ऐसी चीज़ क्रैक की है मार्केट के अंदर जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। दिस इज़ वॉट यू आर सेइंग? सी एग्जैक्टली वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले जब मैं उन फाउंडर से मिल रहा था ना जी, तो कोई अपनी प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं बताता है। ओके। ठीक है, चलो मेरे तो यूट्यूब पे फॉलोअर्स थे, तो इसलिए उन्होंने अप्रोच कर लिया मुझे और हम अप्रोच करके बात करनी स्टार्ट कर दी। कनेक्ट हो पाए। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप उनकी टीम से बात कर सकते हो, आप 10 लोगों से घुसने की कोशिश कर सकते हो, इंडस्ट्री के लोगों से इवेंट में जाके 10 चीज़ें हो सकती है। अगर आपको अपना रास्ता खोजना है ना, वो कहीं से भी मिल ही जाएगा, अगर आपको करना है, आपके अंदर वो पैशन है उस चीज़ को लेकर। तो अब बहुत सिंपल था कि जितने भी गुरु थे इंडस्ट्री के, मैंने उनको बुलाया, मैंने पॉडकास्ट में उनसे पूछा कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम दे दो अपनी। तो उन्होंने कहा, धैर्य नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है ये। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अंबानी, टाटा, बिरला के भी बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे प्रॉब्लम बता दो। मैंने 40 प्रॉब्लम एक पेज पे लिखी। ओके। 40 पॉडकास्ट, 50 पॉडकास्ट करने के बाद 40 प्रॉब्लम लिखी। उसमें से मैंने देखा कि कॉमन पैटर्न क्या आ रहा है। सबकी प्रॉब्लम एक थी, धैर्य मेरे पास टाइम नहीं बचता, हमारे पास लीड अच्छी नहीं आ रही है, हमारे कन्वर्जन अच्छे नहीं है, हमारा डेटा अच्छा नहीं आ रहा है, हम अपना पैट कैसे इंक्रीज करें। वो कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे। ओके। अब मैंने देखा यार ये तो सारे वही क्वेश्चन है जो एक एक्सपीरियंस बायर पूछ सकता है, जो एक मैच्योर इंसान पूछ सकता है। फिर मैंने उनको कॉल लगाया कि मैंने कहा भाई आप ये इंप्लीमेंट करके देखो, यू विल गेट अ सॉल्यूशन, यू विल मेक मनी। उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी और मैंने भी उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स ही दिया। अब उन्होंने वो इम्प्लीमेंट नहीं करा, इग्नोर कर दिया, क्योंकि बिजनेस चल रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, तो कॉमन प्रॉब्लम्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस की, जिससे आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकता है, उसके ऊपर फोकस नहीं। क्योंकि हर कोई अपने गले से खुश है कि चलो 5 लाख आ रहा है, 5 करोड़ आ रहा है, तो ध्यान नहीं दिया गया उस पर। फिर आपने कैसे किया? फिर मैंने उनको दोबारा कॉल करी, मैंने कहा भाई मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी जिंदगी बैठ के आप जो बोलोगे घर का काम आपका वो करूंगा, लेकिन ये एक बार इंप्लीमेंट करके देख लो, अगर इससे कुछ रिजल्ट आया तो मुझे बोलना। ओके। तो मैंने बहुत फोर्सफुली उनको बार बार कॉल करके परेशान कर दिया था, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। 3-4 लोगों के साथ ऐसा किया, उन्होंने इंप्लीमेंट करा, बूम, उन्होंने के मैसेज आए इतने लंबे लंबे, धैर्य थैंक यू सो मच, हमारा इतना रिजल्ट बढ़ गया इतना। मैंने कहा फक, दिस इज वर्किंग। तो बहुत आसान था। उसी को लेके हमने पूरा फ्रेमवर्क बनाया, उसी को लेके हमने अपना कंसल्टिंग बिल्ड करा। एंड मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस डाल दिया, अगर आपको अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ये प्रॉब्लम आ रही है, देन दिस इज फॉर यू, लेट्स बुक अ कॉल विद मी। और मैं पहले 2000 का प्रोडक्ट था, फिर मैंने ₹1,00,000 का प्रोडक्ट निकाला था, ₹1,00,000 का।
पहले दिन के अंदर ही मेरे पास 4 कॉल बुक हुई। सबसे कमाल की बात, मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक इंस्टाग्राम के स्टेटस से मैंने 4 लाख रुपए बना लिए। वाह, इससे ये चीज़ तो प्रूवन हो गई, लोगों को इसकी नीड की ज़रूरत नीड है। है, राइट। जो टॉप लेवल के कोचेस हैं उनके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मिड लेवल के भी होगी और लो लेवल के भी होगी, और वो इतना सारा काम कर ही रहे होंगे। तो बहुत सिंपल था, मैंने उसके बाद बनाया फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन। एडवर्टीजमेंट को पावरफुल किस तरीके से बनाया जाता है, जो मेरी बात 4, 5, 10 लोगों तक जा रही थी, अब वो 1000 लोगों तक पहुंच रही, 2000 लोगों तक, लाख लोगों तक पहुंच रही थी। तो मुझे बेचना ही नहीं पड़ा। एंड जब वो मेरे साथ आ रहे थे तो आई वॉज नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट मेकिंग देम बाय। वो रह रहे यार ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ये लो पैसा लो इसको सॉल्व करो, ये लो पैसा लो सॉल्व करो। सो इस तरीके से पूरा रिसर्च डेवलपमेंट होता है। बहुत लोग क्या पता है आजकल क्या करते हैं कि चप्पल घिसना पसंद नहीं है किसी को, चैट जीपीटी यहाँ से रिसर्च कर लेंगे, गूगल से रिसर्च कर लेंगे। भाई एक्चुअल जो ग्राउंड प्रॉब्लम है ना, तुम्हें उनसे पता लगेगी जो इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो आपको 2 मिनट में बता देते हैं। एक्सपीरियंस लोग एकदम शक्ल देके आ रहे हैं, नहीं ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है। तो आप अगर उनसे बात करोगे ना, फायदा तब होगा। सो आपके फर्स्ट 4 कस्टमर्स जो आपने बोले पहले दिन में, उसकी क्या कोई स्ट्रैटेजी थी कि भाई मैं धैर्य, मैंने लोगों की बिजनेसेस की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, राइट? अब मैं फुल फ्लेजेड एक कोच मार्केट में जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं लोगों के बिजनेसेस को इनेबल करूँगा, उन्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लेके जाऊँगा। तो जब आपने अपने बिजनेस का मॉडल सोचा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद, तो पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? कैसे फुल फ्लेजेड आप इंस्टा पे गए, मार्केटिंग की, क्या आपने क्या चीज़ें, फर्स्ट स्टेप्स क्या लिए थे आपने? श्योर। तो सबसे पहले ना मैंने 1-on-1 पढ़ाना स्टार्ट किया लोगों को। जब मेरे पास वो 4 लोग आए ना, तो मैंने उनको वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराई। दैट मीन्स आपने उनको कंसल्टिंग भी दी एंड इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस किया कि खाली मैं बताऊंगा तो ये होगा नहीं, इनको हाँ। इम्प्लीमेंट भी करवाता हूँ, Correct. ताकि अगर इन्हें कोई दिक्कत आएगी तो आई एम देयर फॉर देम। करेक्ट करेक्ट। Okay. तो हमने क्या करा कि हमने देखा 4 लोग थे बस बैच के अंदर, 3 लोगों का रिजल्ट आया क्योंकि बहुत फोर्सफुली एक काम नहीं करा तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। ओके। तो मैंने सोचा कि यार अब ना ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी इनको डिलीवरी देने में। तो हुआ क्या कि हमने ऐड चलाया, 40 लोग एक बैच में आ गए, मतलब 40 लाख एक झटके में बने एक हमारे। झटके में 40 लाख आ गया। अब वो मेरी लाइफ का नाइटमेयर था। उन लोगों ने मेरी बैंड बजा दी। मैं 3 क्लासेस लेता था लाइव, मंडे थर्सडे सैटरडे, इस तरीके से लेता था। डरे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने कहा फक, ये तो मैं मेंटली पागल हो जाऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा ये सब चीजें कर करके। इतने मतलब लोगों सर्विसिंग के ऊपर प्रॉब्लम आनी शुरू हो का गई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई कि एक इंसान है और 40 लोगों को सिखाना, इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, और वो भी 1-on-1 कंसल्टिंग में। 1-on-1 कंसल्टेशन के अंदर मेरा कॉल स्टार्ट होता था 4 बजे और रात को 9 बजे खत्म होता था। इतनी देर तक मेरे कस्टमर बैठे रहते थे और मैं उनके साथ लगा रहता था और मुझे उनकी गाली भी सुननी पड़ती थी। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं इसलिए नहीं बनाऊं, दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, मैंने अपना बिजनेस बनाया है, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, इसका डिलीवरी चेंज करना पड़ेगा। राइट। और फिर हमने अपनी डिलीवरी के ऊपर बहुत काम करा। हमने कहा कि अगर 1000 लोग आ जाएंगे, मैंने अपने आप से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और मैंने अपने आप से सवाल पूछा, धैर्य अगर तुझे बड़ा बनना है कि नहीं बनना है, तू देखता अपने आप को टॉप में या नहीं देखता है? अगर तेरे पास कल 1000 लोग होंगे तो उनको डिलीवरी कैसे देगा? और वहीं से हमारी डिलीवरी की जो कस्टमर मैकेनिज्म है वो बनने स्टार्ट हो गए और प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी। सो दैट मीन्स आपने वॉइस ऑफ द कस्टमर आइडेंटिफाई की, आपके पास कस्टमर्स आ गए थे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया था कि अगर मैंने अपनी सर्विसेज पे ध्यान नहीं दिया, जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो कमिट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर कि मैं उन्हें इनेबल करूँगा, अगर मैंने उनको इनेबल नहीं किया तो मेरे ये 40 कस्टमर्स जो मेरे एडवोकेट बन सकते हैं, मार्केट में ये मेरा नाम खराब कर सकते हैं। तो मुझे पहले इन 40 कस्टमर्स को ऐसा वैल्यू एडिशन देना है इनके बिजनेसेस में, ताकि ये मार्केट में जाके मेरे एडवोकेट बने, प्लस मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने जो मॉडल मार्केट में लेके आया हूँ वो सक्सेसफुल है, लोग इससे सक्सेस ले रहे हैं, उनके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रही है। राइट, आप यही बोल रहे हैं। सो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाउंडर के लिए, या कोई भी बिजनेस कोच है, या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, या किसी भी बिजनेसेस में आप काम कर रहे हैं, जब आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए कमिटमेंट देते हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों या आपके कस्टमर्स हों, कस्टमर्स की वॉइस को सुनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, कोचेस भी यही कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी यही कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा उठा रहे हैं। आप पैसा उठा लोगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उठा लोगे, यूट्यूब चैनल के थ्रू उठा लोगे, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाओगे।
जिस कस्टमर को आपने धोखा दिया है या जिस कस्टमर को आपने चीट किया है, वो कस्टमर कहीं ना कहीं आपको गाली देगा और एक खराब कस्टमर आपके 100 खराब कस्टमर करेगा। सो इसलिए बेटर है कि जो धैर्य जी ने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई कि वॉइस ऑफ कस्टमर को बहुत ध्यान में रखा, स्ट्रैटेजीज एंड सर्विसेज के ऊपर ध्यान दिया, एसओपीज बनाए और उसके बाद फुल फ्लेजेड उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल स्केल किया, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो धैर्य, अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपके हिसाब से फाउंडर्स जो हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? कुछ चीज़ें आपने अभी कवर की हैं, बट 2-3 ऐसी क्रिस्प चीज़ें जो आप बिजनेसमैन जो स्टार्टअप्स हैं उनको मैसेज देना चाहोगे कि ये 3 गलतियां 3 शब्दों में नहीं करनी किसी भी हालत में, नहीं तो आपका धंधा बंद हो जाएगा। वो 3 गलतियां क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो वन मैन आर्मी बनना बंद करो। ठीक है। वो सोचते हैं ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा। आप बड़ा नहीं कर पाने के, आप रामू काका बन के रह जाओगे सिर्फ। दूसरा, आप फीडबैक पे काम नहीं करते हो। आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बन गया, बस इसको बेचना है, बेचना है, बेचना है। नहीं, आपको इसको इतना इम्प्रोवाइजेशन करना है दैट यू नीड टू बिकम अ फादर ऑफ दैट प्रोडक्ट और दैट इंडस्ट्री। क्या आपने प्रोडक्ट इसलिए बनाया सिर्फ बेचने के लिए या नंबर 1 बनने के लिए? ये 2 चीजें होती है। आधे से लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए बनाते हैं। पैसे को मत देखो, प्रोडक्ट को इतना तगड़ा बना दो ना कि पैसा आपके पीछे भागे भागे। आप यहाँ रूम छोड़ के उधर जा रहे हो तो पैसा उधर आ गया, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, पैसा आपके पीछे खुद भाग के आ रहा है। तीसरा, अपने काम को जितना डिप्लॉय कर सकते हो उतना ज्यादा डिप्लॉय करो, डेलीगेट कर दो अपना। इन बिजनेस मत रहो, ऑन बिजनेस रहो। बिकॉज अभी आप कहीं नहीं हो, आप कुएं के मेंढक हो। आप इंडिया में काम कर रहे हो, अपने शहर में काम कर रहे हो, पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा है भाई। जाओ, अच्छे लीडर्स की जरूरत है। अगर आप अपना एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, उस लेवल पे नहीं सोच रहे हो, तो सोचो, कब सोचोगे? सोचना स्टार्ट करो। मैंने जैसे देखा है कि बहुत सारे, आप ही का एग्जाम्पल है कि आपके पास बहुत लिमिटेड टीम रहती है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर मैं एक फाउंडर हूँ और मैं अकेले बिजनेस लीड कर रही हूँ, तो आप ये बोल रहे हो कि या तो आपने अपना बिजनेस पूरा ऑटोमेट कर रखा हो जहाँ पे रिव्यू मैकेनिज्म हो, तब आप सिंगल हैंडेड 2-3 लोगों की टीम के साथ आप ग्रोथ ले सकते हो। बट प्रैक्टिकली बोलूँ, इतनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लोगों को नहीं है, स्पेशली फाउंडर्स को। तो ऐसे केस में अगर वो ऑटोमेशन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो टीम्स भी हायर नहीं कर रहे हैं और स्टार्टअप फेज में फंसे हुए हैं, तो आप क्या क्या आप ये बोलोगे कि जैसे आपका मॉडल है कि अपना पूरा फनल, अपना सेल्स, अपना बिजनेस ऑटोमेट कर दो ताकि आपको एज ए फाउंडर आपके हाथ में पूरा ग्रिप रहे, फिर आप चाहे कम टीम रखो लेकिन चल जाएगा बिकॉज आपका ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो जो लोग ऑटोमेशन जानते ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं और वो स्टार्टअप फेज में अभी या एंटर कर चुके हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, वो कैसे ग्रो करें? देखो, मैं आपको बताता हूँ, आधे से ज़्यादा लोग ना ऑटोमेशन का मतलब ये समझते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज को ऑटोमेट कर दिया है या थोड़ा मोटा काम ऑटोमेट कर दिया, वो ऑटोमेशन होता है। पूरे 5 स्टेप हैं आपको बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए। सबसे पहला जो मैंने बताया कि एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाओ। ओके। रिवर के ऊपर राइड करना है, बहना नहीं है उसके साथ। ओके। तो पहला एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाओ रिसर्च डेवलपमेंट करके। दूसरा पार्ट आता है उसको आप डिलीवर कैसे कर रहे हो, सिस्टम प्रोसेस, आपका कस्टमर कहाँ से आ रहा है, उसकी बैक एंड तक की जर्नी कैसे होगी। आप ये देखो कि अगर वो आपके पास आ रहा है, जितना आपने उससे चार्ज लिया, उसको क्या वैल्यू मिल रही है, उसका क्या रिजल्ट है और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। वो सिस्टम प्रोसेस आपको क्रैक करने पड़ेंगे। Okay. और ये एक बार की मेहनत होती है, उसके बाद बम बूम 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 होता रहेगा। थर्ड में आपको होता है टीम बिल्डिंग। आपको जब ये सारी चीजें करके आपका इतना बेहतर प्रोडक्ट बन गया, अभी मैं निधि आपको बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट में ना इतने फीडबैक आए, अब शायद उसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स खत्म हो गए। अब क्या था, जब वो इतना ज्यादा इंप्रोवाइज हो गया, जो चीजें मैं देख रहा था, अब मुझे तसल्ली होगी, नहीं अब ये टीम को डेलीगेट करना चाहिए, तो मैंने टीम बिल्डिंग पे फोकस करना स्टार्ट किया। थर्ड पार्ट है टीम बिल्डिंग। जितना मेरा काम डिप्लॉय हो सकता था मैंने उतना काम डिप्लॉय कर दिया। फिर उसके जब ये काम हो गया, टीम बिल्डिंग हो गई, सब अपना एसओपी वगैरह सब मैनेज करने लगे, मैं दुबई चला गया कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने देखा 1 हफ्ते के अंदर 0 सेल, और मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा दुबई से कि भाई दिस इज नॉट द राइट टाइम। उसके बाद आते ही मैंने सेल्स टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया। ओके। सेल्स टीम के मेरे बिना काम हो सकता है, मैं सिर्फ अब उतनी सेल्स पे बैठता हूँ जितना मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा निकल जाए और जितना टीम की सैलरी निकल जाए। उसके बाद पैसा बने ना बने मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे देखना भी नहीं है। क्योंकि अगर मुझे बहुत बड़ी चीज़ करनी है ना,
मैं लॉन्ग टर्म के चक्कर में अपना शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ही सही करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं देखता भी नहीं हूँ। पैसा बने अभी ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड लेवल हो गया कि आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और आपकी सेल्स भी आपको ऑटोमेट करनी पड़ेगी। फोर्थ चीज आपकी हो जाती है ऑटोमेट। आप कितने लेवल पे चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। जब आप स्केलिंग वाले फेज में होते हो ना, लोग जुड़ेंगे, एक टीम मेंबर जुड़ा, 2 3 4 5 6, अब वहां से बैठ के पिक्चर देखो, आधे से ज्यादा लोगों को कंपनी का पैट इंक्रीज नहीं होता है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दूर से बैठ के पिक्चर नहीं देखते हैं। आप आराम से शांति से बैठो। इस डिपार्टमेंट की मेरे पास से 5 लाख सैलरी जा रही है, सिस्टम प्रोसेस में इतना लग रहा है, एडवर्टीजमेंट में इतना लग सकता है। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें कट सकते हो और ऑटोमेट हो सकता है। अब वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोग हमें गाली दे देते थे कि हमने आपको पेमेंट करा है कंसल्टेशन का, आपका कोई कॉल नहीं आ रहा है, आपका कोई वो नहीं आ रहा है। रात के 2 बजे होता था बेसिकली, तो गाली। अब वहां से पता लगा कि भाई रात के 2 बजे हम कैसे रिस्पॉन्स कर देंगे, इसमें समझ नहीं है कि आदमी में। लेकिन नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि भाई वो हमारा कस्टमर है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो हमने जब भी वो कोई पेमेंट करता है तो उसके बाद तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि ये आपका एप्लीकेशन, हमारी टीम आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करेगी। उसके मन की तसल्ली हो जानी चाहिए, हाँ मेरा पैसा चला गया तो मेरे पास रिसिप्ट आ गई है, या मेरे मन की शांति हो जाए, है ना। तो जितने लेवल पे आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो, पूरा प्रोसेस कस्टमर के हाथ में एकदम क्लियर आ जाए कि अच्छा पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, वो भड़केगा नहीं, आपको गाली नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, ऑटोमेट कर दो जितने लेवल पे हो सकता है। 5वां लेवल होता है मैथ्स। एक बिजनेस फाउंडर को ना पैट वैट कुछ भी नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उसके लिए देखने के लिए एनालिस्ट हैं आपके पास। सपोज कीजिए 5वां है स्केल विद लॉजिक। अब आज की डेट में मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ इस बारी मैंने 10 लाख का एडवर्टीजमेंट डाला है या 10 लाख रुपए अपनी पूरी कंपनी में लगाया, तो मेरा आउटकम कितना है मैं नहीं देख रहा हूँ। रिस्क एनालिसिस, पैट वगैरह वो सारी चीजें नहीं देखता हूँ मैं। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने हर कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, अगर आपके पास अपना 1 साल का डेटा है ना, तो आप करोड़पति या खरबपति बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल हर बिजनेस का एक सीजन होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च ऊपर गया, फिर डाउन गया, जून जुलाई दोबारा उठा, फिर डाउन गया, फिर दिसंबर में एकदम उठा। हर बिजनेस का एक पैटर्न रहता है, सीजन रहती है, सब कुछ रहता है। और ये बिजनेस ओनर कभी ऑब्जर्व नहीं करते, वो अंधेरे में तीर छोड़ देते हैं कि भैया इतना पैसा डाला था, इस महीने इतना बना। इस महीने का नहीं देखना है। अगर आपको ये पता होगा किस मंथ मेरा कितना बन रहा है, तो 1 करोड़ तो ऐसे बनता है हंसते खेलते कूदते। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं दिखाता हूँ, देख भाई जनवरी फरवरी मार्च में तूने 2 लाख रुपए डाले थे और तूने 20 लाख का धंधा करा। क्या इस साल तू इतना रिस्क लेगा, 20 लाख डालेगा, 2 करोड़ बनाएगा? क्या तेरी टीम तैयार है? क्या तेरे बैकएंड प्रोडक्ट सारे तैयार है? क्या तेरी डिलीवरी तैयार है? तो वो लॉजिकल स्केलिंग आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और किस लेवल की कर सकते हो, ये तो प्रूवन है कि इस टाइम आपका बिजनेस बढ़ेगा बढ़ेगा। देख ये शीट, तो हमें पता है किस टाइम पे कितना पैसा डाल के कितना पैसा बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई ये नहीं बताता डी स्केल कब करना नहीं थी। डी स्केल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक फाउंडर सोचता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और पैसे लगाओ और पैसे लगाओ और पैसे लगाओ, फिर उसका बिजनेस डाउन चला जाता है, यार इस महीने आया नहीं, चलो अगले महीने भी इतना पैसा, उसका पैसा खाली हो जाता है। आपको डी स्केल भी करना है जब आपका सीजन नहीं है, या आपको पता है कि भाई अक्टूबर मेरे लिए बहुत डाउन जाता है, तो अक्टूबर में आपने 1 लाख डाला और आपके 2 लाख रुपए प्रॉफिट बन रहा है, और ये सबसे लोएस्ट चल रहा है, मान लो मैं कह रहा हूँ 5 लाख डालो, फिर तो आपका प्रॉफिट बनेगा ना। आपको बहुत लॉजिकली स्केलिंग करना पड़ेगा देख के, यार मैं कब डी स्केल करूँ। आपके पास जब तक नंबर फिगर्स टिप्स पे हाथ पे नहीं है ना, तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। आपने जो चप्पल घिस के मेहनत करी है, जितने मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही गेम बचता है, डालना और निकालना। कहते हैं ना पैसे से पैसा बनना, पैसे से पैसा। मुझे उसमें 10 साल लगे हैं पूरे करने में, लेकिन 10 साल में ये समझ में आ गया कि पैसे से पैसा कैसे बनना है, और सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ। मल्टीपल प्रोडक्ट है नहीं, एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट, और उसमें हमारे कस्टमर की कंप्लेन नहीं आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस हमने इतनी बेटर कर दी ना। मैं पहले जियो को देखता था कि भाई एकदम जियो फाइबर का कुछ गड़बड़ हुई, करा कंप्लेन करा, एकदम वो आ गई। अब उनका भी बेकार हो गया है। क्यों बेकार हो गया कि मैं अभी प्रॉब्लम फेस करी, हम ढूंढ रहे हैं कैसे कॉल करें, कैसे बुलाएं, क्या करें, कुछ नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं करना है। जितना मैं उस दिन बहुत क्लास था, मैं गाली दे रहा था, 4 दिन के लिए इंटरनेट नहीं चल रहा है, साला हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है, बहुत दिमाग खराब हो रहा था। तो मैंने कहा कि मैं भी उनका कस्टमर हूँ, देखो मेरे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, मैं जला भुना पड़ा हूँ यार, क्या करना चाहिए। तो कह रहा है यही तुम्हारे कस्टमर के साथ नहीं होना चाहिए बस। करेक्ट। तो हमारे आने से पहले ऑफिस में
मैंने क्लियरली बोल रखा है सबको इंडिविजुअल मैसेज करो या कम्युनिटी मैसेज करो, किसी को जरूरत है तो तुरंत हमें रीच आउट करो। और ऑफिस बंद होने से पहले हम क्लियरली बोलते हैं हमें रीच आउट करो। राइट। तो हमारे पास 0 कंप्लेन रहते हैं, 0। आई मेक श्योर तभी भी कोई ऑफिस से बाहर निकले तो कंप्लेन 0 होनी चाहिए, या उनके जो डाउट होते हैं, जो भी उनको हमसे सर्विस ले रहे हैं, वो कंप्लीटली 0 होनी चाहिए। और वो खुद रिकमेंड करते हैं फिर, अरे नहीं भाई धैर्य की सर्विस में जाओ, धैर्य बहुत अच्छा बता रहा है। अभी क्या है कि हमारा कंसल्टेशन तो है ही है, लेकिन वो रिन्यू भी कर रहा है, रिन्यू रेट से बताता है कि आप कितना तगड़ा कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की डेट में आप अपनी सर्विस को ऑटोमेट कर सकते हो। आपको बस टैप करना है कस्टमर का सारा साइकिल, जिस दिन से कस्टमर ने आपका ऐड देखा या आपके प्रोडक्ट को देखा और लास्ट मोमेंट तक, जब तक उसने आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं कर लिया या कोई सर्विस नहीं बाय कर ली, आप पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। आज की डेट में बहुत सारी ऑटोमेशन की कंपनीज भी अवेलेबल हैं। अगर आप उनको भी नहीं लेना चाहते, आपका लो बजट है, तो सिंपल मेथड्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो धैर्य ने बताया कि हमारा कस्टमर को लगता है कि हम हर टाइम उसके लिए अवेलेबल हैं, तो अपने बिजनेस के टाइमिंग फिक्स करिए। व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, जैसे ही कस्टमर जो है आपके पास आता है, फर्स्ट परचेज करता है, उसको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम उसके लिए कब अवेलेबल है, कितने टाइम तक अवेलेबल है, कौन सी डेट्स पे अवेलेबल है। क्योंकि आधी प्रॉब्लम यहीं से आती है कि आपकी टीम फ़ोन नहीं उठा रही और वो कस्टमर्स फ़ोन कर रहे होते हैं अपने टाइम के हिसाब से, और बिजनेसेस चलते हैं अपने इंडिया के टाइम के हिसाब से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो धैर्य ने अभी बताई है, और 5 स्टेप्स धैर्य ने बताए हैं। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जितने भी बिजनेस ओनर्स देख रहे हैं, देखिए मैं धैर्य को बहुत पर्सनली फॉलो करती हूँ, और आप लोग मुझे भी जानते हैं कि 28 ईयर्स का पूरा गूढ़ा सेल्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को, नामी स्टार्टअप्स को ज़ीरो से लेकर बहुत आगे तक लेकर गई हूँ। बट यही सिंपल हैक्स हैं, अगर इस पे फोकस करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि मैं कहाँ से पैसा बना लूँ, नया प्रोडक्ट ले आऊँ, आपके जब तक फंडामेंटल्स करेक्ट नहीं होंगे, एसओपीज ठीक नहीं होंगे, प्रोडक्ट के ऊपर आप रिसर्च नहीं करोगे, आपकी टीम्स ट्रेंड नहीं होंगी, आपके ऑपरेशन सेट नहीं होंगे, आपकी सर्विसेज सेट नहीं होंगी, आप बिजनेस सस्टेन ही नहीं कर सकते। स्केल करना तो बहुत दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं धैर्य, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, अगर आज आपको जीरो से स्टार्टअप बिल्ड करना हो, राइट, तो पहले 90 डेज में आप क्या करेंगे? मतलब फॉरगेट दैट धैर्य इज आपका जो एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टार्टअप्स का, जो आपको ग्रोथ हैक्स मिली हैं, जो विद 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने जो इन्वेस्ट किया है, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़े अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, आप कौन सा बिजनेस आज की डेट में 2025 में, जब एआई आ चुका है, राइट, और सारी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रही है, ऐसा कौन सा एक बिजनेस है जो आज की डेट में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, कम इन्वेस्टमेंट से कर सकता है, विद द काइंड ऑफ इनपुट यू हैव गिवन, आपकी पूरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए? श्योर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास ना एक ऑडियो है जिसमें एआई एजेंट बात करते हैं। ओके। वो आप अगर हिंदी में बात करोगे ना तो वो हिंदी में बात करेंगे, आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, मराठी में बोलोगे एकदम मराठी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। एंड वो इतनी रियल है, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, आप बता नहीं पाओगे। पहला लेवल वो था जो मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, यार ये कैसे बात कर रही है और बातों को ऐसे जवाब दे रही घुमा घुमा के। और जिस बात का उसके पास जवाब नहीं था ना, वो ये था कि हमने एक चीज़ सवाल पूछा, उसके पास वो जवाब नहीं आया, तो कह रही ठीक है मैं सीनियर से कंसल्ट करके बताती हूँ, आप 2 मिनट होल्ड करिए। अब जब वो ऐसे करके बात करती, मैंने कहा यार ये तो बहुत तगड़ा है। हमने अपनी सेल्स कॉल की, मतलब 200 सेल्स कॉल होंगी, हमने ऑडियो निकाला मेरा, और हमने ये सिखाया जो डील क्लोज हुई थी सारी, और वो उसके अंदर फीड कर दिया। ओके। अब उसका बात करने का तरीका बिल्कुल मेरे जैसा था, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे जैसा था, है ना। जैसे मेरी टोनैलिटी होती है, ऊपर नीचे लोगों को बताना, 10 चीजें करना, और वो मीटिंग बुक करा देती थी। उससे ही बड़ा एक और एआई आया, जो 200 कॉल मैंने उसको दी थी ऑडियो की, अब मैंने वीडियो की दे दी क्लोजिंग करते हुए। अब वही जूम पे मेरा जैसा अवतार बन गया। वो टेस्टिंग में है अभी हमारे पास, तो अवतार बन गया, और आप जूम मीटिंग में मेरे साथ रहोगे ना, मैं आपसे एडवांस भी लूंगा, मैं आपसे टोकन भी लूंगा, मैं आपको क्लोज भी करूंगा, और आप पहचान भी नहीं पाओगे मेरा एआई है। दिस इज द नेक्स्ट लेवल जो अब चल रहा है मार्केट के अंदर। वो लोगों नहीं पता है, अभी हम भी टेस्टिंग पे कर रहे हैं, हमारी एक डील क्लोज हुई है अभी उससे, उसके बाद हमने उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अब की डेट में जो मैं काम करूंगा, मैं यही करूंगा कि जो एआई आ रहा है,
अपनी हर चीज को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, एक कस्टमर आने से लेके उससे पैसे निकलवाने तक आप कंप्लीटली सब कुछ ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। सो दैट मीन्स जो मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग एक साइड पे रख दें, स्टार्टअप्स के लिए आज की डेट में कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल ढूंढने चाहिए जिसमें एआई इनेबल्ड बिजनेसेस हों, जहाँ पे वो Correct. लोगों को केटर कर सके। सो जैसे कि लोगों को मैं बोलती हूँ कि एआई आपकी जॉब ले नहीं रहा है, अगर आप एआई सीख लेते हो तो एआई आपको जॉब दे भी रहा है और हायर स्केल पे दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं धैर्य की बात को ध्यान में रखूं तो बिजनेसेस में आज की डेट में एआई इनेबल्ड सर्विसेज की ज़रूरत है। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए और बहुत इजी है, क्योंकि एआई सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। जहाँ 6-6 साल 10-10 साल के एक्सपीरियंस में आप एक्सपर्ट बनते थे, एआई का आप 10 दिन का 12 दिन का सेशन अटेंड करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ हैक्स के ऊपर। लो बजट स्टार्टअप्स के लिए सबसे हाई आरओआई चैनल कौन सा होता है? हाई आरओआई चैनल, राइट, मतलब जिसमें ज्यादा उनका खर्चा आ रहा है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा 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 आ रहा है आ उनको? रहा है। ठीक है। कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लो बजट कस्टमर्स को, हर कोई फेसबुक पे नहीं जा सकता, हर कोई इंस्टा पे नहीं जा सकता, यूट्यूब पे नहीं जा सकता, अपनी एड्स रन नहीं कर सकता, कोई एक चैनल हम उन्हें बताएं ऑडियंस को कि भाई अगर तुम्हारे पास 200 रुपए 500 रुपए का बजट है, दिन का, महीने का, व्हाट्सएप चला लो, फिर तो व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप आसान चला, है। हाँ। फिर भी मिनिमम बजट, कोई एक अच्छा चैनल जो एक स्टार्टअप को अपनी बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए और प्रमोशन के लिए यूज करना चाहिए, वो कौन सा चैनल रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। हमने ना अभी एक इवेंट किया था रिसेंटली, अभी हमारा दिसंबर में भी आने वाला, तो हम अपने सारे लोगों को बुलाते हैं एंड हम लाइन से पूछते हैं कि आपको मेरे बारे में कहाँ से पता लगा, आप मेरे तक कैसे पहुँचे। राइट, और ये पूरा एक साइकिल होता है, 100 कस्टमर होते हैं, 100 के 100 से पूछा जाता है। 70-80% का होता है कि धैर्य हमने आपको यूट्यूब से डिस्कवर करा है, ओके, और 20% जो बचते हैं ना, वो हमें सीधा ये बोलते हैं कि इंस्टाग्राम से डिस्कवर करा है, क्योंकि मैं 2 ही जगह कंटेंट डालता हूँ। तो अगर आप मेरे फॉलोअर्स में गैप देखोगे ना, यूट्यूब पे अराउंड 1 मिलियन के आसपास होने वाले और इंस्टाग्राम पे कुछ 4 लाख 3.5 लाख के आसपास है। वो क्यों है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं फोकस ही नहीं करता, मेरा फोकस ही कंप्लीटली यूट्यूब पे। जब मुझे पता है 70% मेरे कहाँ से आ रहे हैं या 80% मेरे कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं सारी जान उस पर डालता हूँ। इसलिए फर्क आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मिनट के अंदर आप कितना इम्पैक्ट डाल दोगे सामने वाले के अंदर, राइट? अब आज बात करते हैं, इन सबसे पूछ लेते हैं, इंस्टाग्राम पे सुबह से कितनी रील स्क्रॉल करिए? काफी करिए? याद है कोई सी? नहीं याद है ना? यूट्यूब पे एक 10 मिनट की वीडियो देखी होगी, वो याद होगी ना? पूरे दिन याद रहेगी, 2 दिन 3 दिन, अच्छा मैंने ये वीडियो देखी थी। क्यों? तो यूट्यूब ही इम्पैक्ट डाल रहा है, ना कि इंस्टाग्राम। सो दैट मीन्स ऑडियंस के लिए जो स्टार्टअप्स हैं जिनके पास लो बजट रहता है, ऐड कैसे रन करें, कितना बजट डालें, कौन सा चैनल जाएं, फेसबुक जाएं, इंस्टाग्राम जाएं, धैर्य जी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, कोच हैं, एक्सपर्ट हैं, राइट? तो आप यूट्यूब के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। एंड अगेन डिपेंड करता है आप जहाँ जितना एफर्ट मारोगे। अगर आपने अपना इंस्टा बिल्ड किया तो आपको फिर इंस्टा से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, बट ये बात बिल्कुल सही है कि यूट्यूब पे सीरियस बायर्स आते हैं, सीरियस कस्टमर्स आते हैं। इंस्टा के ऊपर जितना मैंने भी नोट किया है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं, और वो इंस्टा इज़ फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, आप देखिए, आप आज भी यूट्यूब पे जाके वीडियोस सर्च करते हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास यूट्यूब का। एक ग्रोथ हैक शेयर करो धैर्य, जिसमें आपके क्लाइंट्स के लिए, जो आपके क्लाइंट्स के लिए गेम चेंजर रहा हो। ग्रोथ हैक जहाँ से उनको ग्रोथ मिली हो। एज यू हैव इन्फॉर्म्ड कि हमने उनके बिजनेस मॉडल समझे, फिर उनको इम्प्लीमेंट कराया, बट कोई एक, इतने हमने 5 स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, कोई एक ऐसा गेम चेंजिंग जो मैं कहूँ कि अगर एक आपका कोई बिजनेसमैन है, कोई एक चीज़ जो आप पकड़ लेते हो कि भैया ये गूढ़ है, ये मूल मंत्र है, इसको ये तो करनी ही पड़ेगी, वो आप क्या बोलते हो? कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। अगर मैं कह रहा हूँ इस पानी के अंदर ही अमृत है, आप जिंदा रहोगे इसको पीने के बाद, तो सामने वाले को ये फील होना चाहिए उतने कन्विक्शन के साथ ये बोल रहा है। मतलब अगर मैं पी लूंगा तो मैं सच में अमर हो जाऊंगा। तो आपको जब तक कन्विक्शन नहीं है अपने ऊपर, तो सामने वाले को भी कन्विक्शन नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि आपने जो स्किल सीखी है, आप बोलो कि सारी जिंदगी तेरा गुलाम बन के रहूंगा अगर ये काम नहीं हुआ तो, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, कहना चल ठीक है भाई, करता है तेरे साथ काम। और मैं कह रहा हूँ फ्री में काम कर दो 1 महीना, उसके बाद वो खुद ही आपके चिपटेगा कि भाई
प्लीज मेरा काम कर दे, प्लीज मेरा काम कर दे। और वो कन्विक्शन सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट को लेके, वो कन्विक्शन एंड वो कॉन्फिडेंस किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है धैर्य ने, बिकॉज कई बार फाउंडर्स जो होते हैं जब वो अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे होते हैं या बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, वो प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हैं, दोनों ही अलाइन नहीं होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी टीम्स को भी अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन ज़रूर देना है। अपने प्रोडक्ट को, अपनी टीम को ज़रूर टेस्ट कराओ। अपने कस्टमर की वॉइस, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है मार्केट में और आपकी गूगल रेटिंग्स या आपकी सर्विसिंग की रेटिंग्स या आपके NPS स्कोर 5 बता रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर भी अपने टीम मेंबर्स को वो वाओ फैक्टर दिखाना है कि हम कुछ ऐसा नहीं बेच रहे हैं जिससे आपको गाली पड़े। अगर आप में कन्विक्शन है और आपका प्रोडक्ट वाओ है, तो गूगल रेटिंग्स भी बोलेंगी, आपके NPS स्कोर भी बोलेंगे, और NPS स्कोर आपके कस्टमर की वॉइस से ही आता है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो अपनी टीम के सामने। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग पीछे जिस बिजनेस में मैं हूँ, हमारी रेटिंग्स 4.8 पे गई गूगल की, 50,000 60,000 रिव्यूज़ गए। हमने उसको सेलिब्रेट किया बिकॉज हमने इतना मेहनत की कि हमारे कस्टमर्स आज हमसे खुश हैं। आपकी टीम तभी आपके लिए काम करेगी। आप अकेले रिप्रेजेंट नहीं करते हो अपनी कंपनी को। जितनी भी टीम्स कस्टमर फेसिंग है, उनके पास भी कन्विक्शन आपके प्रोडक्ट का, आपके बिजनेस का ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक मूल मंत्र है जो मैंने अभी धैर्य से सीखा है कि जब भी आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, स्टार्टअप फेस में हो, किसी भी जगह पे हो, एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपको कन्विक्शन होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। सो थैंक यू धैर्य। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, आप किस स्टेज पर किस स्ट्रैटेजी को प्रेफर करते हो, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड? गॉट इट। सो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंप्लीटली प्रेफर करता हूँ ऑर्गेनिक। ओके। और उसमें भी जो मेरे पास कस्टमर आएंगे वो रेफरल के ऊपर मैं चाहूँगा कि मेरे पास रेफरल्स हैं। ओके। लेकिन इनिशियल 10 15 20 साल तक मैं एडवर्टीजमेंट पर डिपेंड होना चाहूँगा, क्योंकि बहुत स्पीड से लोगों को पता लगना स्टार्ट होता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ कर रहे हैं। और पेड ऐड में क्या होता है कि वो एग्जैक्ट वो डेटा को दिखा सकता है। अगर आपके अंदर वो स्किल है कि मेरे ऐड उन लोगों को दिखाई दे जो मर्सिडीज चलाते हैं, जो प्राइवेट जेट में जाते हैं, वो बहुत कम में होते हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया की जो 9 फिगर 8 फिगर एजेंसी, उनको भी नहीं पता है। अगर आपका बैकएंड स्ट्रांग है और आपने मुश्किल बनाया लोगों को अपने पास तक पहुंचने के लिए, तो वो AI सीख रहा है, उसमें आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत महंगा जाएगा एडवर्टीजमेंट में, लेकिन आपके पास डॉट वैसे ही लोग आएंगे जिनकी आपको जरूरत है। सो अगर 1 लाख रुपए का बजट है मेरा महीने का, तो ऑर्गेनिक वर्सेस उसमें आप क्या पूरा 1 लाख उसमें डाल देंगे, तो ऑर्गेनिक को कैसे बिल्ड करेंगे? ऑर्गेनिक में पैसा कहाँ लगना है, बस कैमरे से रिकॉर्ड करो, डालो। सो इसके स्टेप्स होंगे ना ऑर्गेनिक को अगर आपको बिल्ड करना है। तो ऑर्गेनिक बिल्ड करने के लिए आप क्या क्या ऑप्शंस चूज करते हो, या आप क्या क्या चीजें करते हो जिससे जहां आप एड पे पैसा स्पेंड कर रहे हो वहां आपका ऑर्गेनिक भी बिल्ड होता रहे? उसके लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज करते हैं? श्योर। ऑर्गेनिक में ना मैं सबसे पहले देखता हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस मार्केट का टाइम साइज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर खाली मैं आज सर्व करना स्टार्ट कर दूं एजेंसी ओनर को, तो एजेंसी ओनर तो इतने हैं ना पूरी दुनिया में, खत्म हो जाएगा मेरा। फिर हमने टारगेट किया कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर, मेरा मार्केट का टाइम साइज बढ़ गया। अब मैंने इसी मार्केट की प्रॉब्लम लिखनी स्टार्ट करी और मैंने देखा ये हाउ टू से क्या सर्च कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक लिखे, उनका कंटेंट बिल्ड करा, बूम बूम बूम, वीडियो 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 वीडियो, सर्च से हमारा पूरा यूट्यूब चैनल उठ गया। सो दैट मीन्स सोशल मीडिया प्रेजेंस आज की डेट में मैंडेटरी हो गई है अगर आपको अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली या आपको पेड प्रमोशंस के थ्रू भी ग्रो करना है। तो सबसे पहले आपको पेड प्रमोशंस पे जाना पड़ेगा, लोगों को आपकी एड्स दिखेंगी, कस्टमर एक्विजिशन आपका करेक्ट होगा, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली यूट्यूब के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांड सबसे पहले मैं, पता है निधि, सॉरी टू कट यू, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा ऑर्गेनिक, उसके बाद पेड। क्योंकि लोग क्या पता क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई भी इंसान ऐड चलाना स्टार्ट कर दे मुंह उठा के, तो बेच पाएगा क्या? नहीं, उसे कोई जानता ही नहीं कोई है, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है उसकी। हाँ, कोई जानता ही नहीं है, तो मैं तो लोग तुमसे क्यों खरीदेंगे? ठीक है, पहले थोड़ा सा अपना सेटअप करो। फॉर एग्जांपल कोई ऐड चलाया, जैसे हम मेटा पे ऐड चला लेते हैं, तो आपका ऐड दिखा, वो प्रोफाइल खोल के देखेगा कि क्या कर रहा है। अगर उसको रिलेवेंट लगेगा तो वो कॉल टू एक्शन पे जाके आपके साथ चीजें करेगा। उससे पहले आप ये डिपेंड मत रहो कि हमसे बात करेगा या हमसे प्रोडक्ट ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपके बारे में पूरी रिसर्च, आप सोचो अमेज़न से हम कुछ भी मंगाते हैं तो रिव्यू जरूर देखते हैं, वो 200 रुपए का 300 रुपए का इसका रिव्यू देख लेते हैं, करेक्ट है ना? बच्चे देखते हैं। करेक्ट।
पेन मंगवाते हैं तो देखते हैं कि क्या रिव्यू है इसका। करेक्ट। राइट, तो यू आर राइट कि ऑर्गेनिकली अपने आप को, अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करो, लोग आपको जानेंगे। आप सोशल मीडिया पे तब ऐड लगाओगे, पैसा लगाओगे, जब वो आपकी पहले आपकी प्रेजेंस होगी, आपके बारे में जानेंगे, तो ही वो ऐड वर्थ होंगी, नहीं तो वो पैसा भी आपका वेस्ट होने वाला है। श्योर। राइट। अब मैं ना एक और, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आपको मरने से बचाता हूँ। अच्छा। अब मरने से क्या, थोड़ी सी एजेंसी ऑफेंड हो जाएंगी। जितने भी लोग अगर किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो ना, उनसे पूछो उनका पिक्सल स्कोर क्या है। आधे से ज्यादा एजेंसी को पता नहीं होगा पिक्सल स्कोर होता क्या है, और जिनको पता होगा, मैक्स टू मैक्स जो इंडिया के वर्ल्ड के टॉप कोचेज है, वो कहते हैं 5 या 6। वो उसको इम्प्रोवाइज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। और अगर नहीं आता है ना, तो आज ही उनके साथ काम करना छोड़ दो, उनको लात मारो तुरंत। आपके पैसों में आग लग रही है। हमारा पिक्सल है, मैं आई गिव यू द स्क्रीनशॉट, हमारा पिक्सल स्कोर है 10 में से 9.3। वाओ। कोई मैच करेगा इंडस्ट्री में? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो दैट्स हाउ यू गेट द करेक्ट डेटा। कि वो कैसे होगा पिक्सल स्कोर इतना इम्प्रोवाइज? जब आपका डेटा बहुत एक्यूरेट होगा, जब आपको पता होगा कि आपके पास सही लोग आ रहे हैं। आधे से ज्यादा बिजनेस ओनर क्या करता है, 10 लीड आ रही है, एक मुश्किल से कन्वर्ट हो गई तो गनीमत है। मेरी जो लीड आती है उसमें 10 में से 9 या 10 कन्वर्ट होती है। क्योंकि हम डेटा को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी इंसान हमारे पास आ रहा है, मेरा टाइम खराब नहीं होना चाहिए और उसका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। उसको उसकी जो प्रॉब्लम है 100% हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी हम मीटिंग पे जाते हैं। अदरवाइज हम जा ही नहीं रहे, हम कर ही नहीं रहे। तो आधे से ज्यादा बिजनेस ओनर तो इसलिए परेशान है, ये एड सही नहीं चल रहा है, ये एजेंसी खराब है, सेल्स टीम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। नहीं, पहले अपनी चीजें इम्प्रोवाइज कर लो। इसलिए चप्पल घिसना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो आधे से ज्यादा फाउंडर करते ही नहीं है। बट फाउंडर्स के पास जब मैं देखती हूँ कि वो अपना एक एड स्पेंड का एक बजट निकाल के रखते हैं, वो एक एजेंसी भी हायर कर लेते हैं, जिस एजेंसी को वो पैसा दे रहे होते हैं, उस एजेंसी के थ्रू लीड भी आती हैं और उनका एक कन्वर्जन भी मेंटेन हो रहा होता है, जिससे उनका एक गल्ला बन रहा होता है। अब इतना डीप डाउन जाकर कि पिक्सल स्कोर क्या है, ये एजुकेशन कहाँ से मिलेगी स्टार्टअप्स को या बिजनेस फाउंडर्स को? क्योंकि एजेंसीज के ऊपर बहुत विश्वास होता है, आपका जो धंधा चल रहा है वो उन लीड्स से ही चल रहा है। अगर उन लीड्स पे जाकर आप कुछ चेंजेस करते हो कैंपेन्स में, या आप एजेंसी चेंज करते हो, तो वहां पर हमेशा रिस्क रहता है। इसके लिए क्या करें, मतलब कहाँ, कैसे धैर्य को ढूंढें, क्या करें, क्या मतलब ये बताओ हमें। बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले ना चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, एनालाइज करना स्टार्ट करो कि मेरे पास, मैंने इतना पैसा डाला था, इतने जंक क्यों आ रहे हैं मेरे पास। अगर मैंने 100 लोग मेरे पास आए हैं तो 80 जंक क्यों हैं, उसकी गहराई में जाओ। वो इस रीजन की वजह से आ रहा है। एजेंसी को सवाल उठाओ कि भाई, जब मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, मुझे 100 में से 100 लोग सही चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है फिर भी, लेकिन उसमें से एटलीस्ट 70-80% डेटा मेरे पास प्योर कैसे आएगा। जब आप उस पर काम, मेरे से जो कंसल्टेशन लेने भी आते हैं ना, वो 10,000 रुपये पहले पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद सोचो, जो इतना बड़ा पेमेंट कर रहा है तो वो जंक तो नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा डेटा बहुत एक्यूरेट जा रहा है। तो पहले देखो, एजेंसी से सवाल उठाओ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर जब वो बताएगी ये चीजें करनी पड़ेगी, वो करने के बाद उसका क्या आउटकम आ रहा है, फिर वो करने के बाद उसका क्या आउटकम आ रहा है, फिर दोबारा उसके ऊपर बैठो। इस तरीके से चीजें इम्प्रोवाइज होती है। सो आप ये कह रहे हो कि हम जब हमारा कोई कैंपेन्स चल रहे होते हैं और हमारे पास लीड्स आ रही होती हैं, वो जिस क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रही होती, उसके डिस्पोजिशंस हमारे सामने आ जाते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं, या रिंगिंग कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं, या कस्टमर्स का फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, मेरा बजट, मेरे कस्टमर का बजट ही नहीं है जो मैं उसको बेचना चाहता हूँ या उसे बताना चाहता हूँ। दैट मीन्स आपके पास रॉन्ग लीड्स आ रही हैं, आपको अपने कैंपेन्स ट्वीक करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल उसमें आपको बजट का थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बार जाकर आपको डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी एजेंसी को, फिर उनको चेंजेस करने को बोलेंगे, और फिर कैंपेन्स के ऊपर धीरे धीरे एक्चुअल फिल्टर आएंगे जब आपका सही डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यस। और ज़्यादातर एजेंसी हमारे पास आती है ये सारी चीजें पूछने के लिए, क्योंकि इतनी डीप में ना हमने क्रैक करा हुआ है। क्योंकि इतने डीप, मैं देखो डिजिटल मार्केटर था पहले, ठीक है, बिजनेसमैन तो हम बाद में जाके बने ना। पहले वो ग्राउंड लेवल की सारी चीजें क्लियर करती। मैं बहुत कछुए की तरह चला हूँ, मुझे खरगोश नहीं बनना है। मैं कछुए की तरह चल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूत चल रहा हूँ, हर चीज पता करते हो। और वही चीज मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम एक एक्स अमाउंट जो भी वो कमा रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा है और लीड्स खराब आ रही हैं, सेल्स टीम बोल रही है कि डेटा ठीक नहीं है, कस्टमर्स जो हैं उनके पास फाइनेंशियल बजट ही नहीं है जो हम प्रोडक्ट उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी लीड्स ठीक आएँ, आपके कैंपेन्स ठीक चलें। डिजिटल मार्केटिंग
जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी लीड्स लेकर आ रहे हैं उनको बहुत टाइम डेटा के ऊपर और अपने कस्टमर्स के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा कि फनल क्या बन रही है। अगर फनल सही नहीं बन रही है तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। वापस चलते हैं, सेल सिनेरियो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी 100%। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था तो बहुत मजा आया था, हमने बहुत अच्छे एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस किए थे, तो इस बार भी वो करते हैं। फाउंडर लेड सेल्स वर्सेस हायरिंग सेल्स टीम, इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? आज सेल्स के ऊपर ना पूरा आपका ये एक क्वेश्चन आपके सारे सेल्स क्वेश्चन के जवाब दे देगा, ठीक है? ओके, 3 लेवल की सेल्स होती है, ठीक राइट। है? पहले लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ ये बताते हैं ये फीचर है, इसके अंदर ये फीचर मिलेगा। जैसे मैं वेबसाइट बेच रहा हूँ तो मैं बताऊंगा इसमें ये बटन मिल जाएगा, ये फीचर होगा, ये फीचर होगा, ये फीचर होगा। 99.9% लोग यहीं खत्म हो जाते हैं, इससे ऊपर लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते। उसके ऊपर कुछ लोग आते हैं जो हम दोनों जैसे होते हैं, सेकंड लेवल के, जो जिनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, घमंडी होता है। क्योंकि घमंड इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत अच्छे हैं, घमंड इसलिए आता है क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम वो सामने वाला समझ नहीं रहा है, प्रेशर है, काम पे बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब जब हम सेकंड लेवल वाले लोग होते हैं थोड़े से बदतमीज भी होते हैं, ठीक है? अब मैं हम दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा थोड़ा हूँ। एरोगेंस आ जाता है। हाँ, क्योंकि भाई देख, हमारे पास ये रिजल्ट है, ये टेस्टिमनी है, ये टेस्टिमनी है, और ये अपने काम में बेस्ट होता है, इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। इसलिए थोड़े झगड़ होते हैं, करना कर, नहीं करना निकल, है ना? तो ये सेकंड लेवल के लोग होते हैं। एक होता है थर्ड लेवल के लोग, इसके लिए थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है? आप समझना थर्ड लेवल के लोग बेचते किस तरीके से। मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा, आप फील करना, और इवन जो ऑडियंस भी देख रही है, अगर आपने कर लिया ना तो आप ये एक्चुअल में भी कर लोगे। मैं गारंटी देता हूँ 100% आप कर लोगे। अगर ये आप इमेजिन कर सकते हो ना, ये कर भी सकते हो। तो एक बार एक्सरसाइज करें, आंखें बंद करना, आंखें बंद करो निधि, जस्ट इमेजिन करो निधि, आप इंडिया में इतनी बड़ी सेल्स पर्सन बन गए हो, या आप भी जो आप करना चाहते हो उसमें आप नंबर 1 बन गए हो, आप नंबर 1 बन गए हो उसके अंदर, एंड पूरे वर्ल्ड के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। यार हमारी कंपनी का ये ग्रो करा दे, हमारी कंपनी का वो ग्रो करा दे, हमारी टीम को ट्रेन कर दे। लोग पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। और एक दिन आप सुबह उठते हो, एक वाइट कलर की चादर हटाते हो, और सामने एक बहुत बड़ा विंडो है जहाँ से पूरा समुंदर ही समुंदर दिखाई दे रहा है। आप एक गर्म पानी का कप पकड़ते हो, बाहर निकलते हो बैल्कनी में, और देखते हो आप बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े हो, और पीछे मुड़ के देखते हो आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके सारी फैमिली अंदर है, और आप पानी पीते हुए सोच रहे हो, यार मैं यहाँ पे कब में पहुँच गया, मुझे पता नहीं चला, मैं कब में इतना सक्सेसफुल हो गया, मुझे नहीं पता लग रहा। आप अंदर जाते हो, दोबारा बैठते हो और एनालाइज करते हो सारी चीज़ों को। मेरी फैमिली कितनी खुश है, मेरे बच्चे कितने खुश है, सब कितने खुश हैं। एंड वो एक सुकून वाला चेहरा होता है ना माता पिता का, यार कितने खुश हैं, इनके चेहरे पे वो जो सुकून दिख रहा है, यही तो हम चाहते थे हमेशा। हम काम भी इसलिए बाहर निकल के कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सुकून उनको देना था, ये लग्जरी लाइफस्टाइल हमको चाहिए थी। आप पानी का कप रखते हो, अंदर जाते हो, तैयार होते हो, अपना अच्छा सा सूट वूट कपड़े वगैरह पहनते हो, बाहर आते हो, ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठते हो, आपके माता पिता आपसे बोल रहे हैं कि हम आपसे इतना प्राउड फील करते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं कि पूरे खानदान के लोग आज पूछते हैं कि अपने बच्चे की हमारे बच्चे से बात करा दो कि वो क्या करे। और आपके सामने अब आप ऑफिस के लिए तैयार होते हो, आपकी गाड़ियाँ की चाबी रखी हुई है, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फरारी। आप लैम्बोर्गिनी की उठाते हो, फील कर पा रहे हो हाथ में लैम्बोर्गिनी की की? राइट। आप उठा के नीचे जाते हो, नीचे जाके अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, गेट खोलते हो, और वो नई गाड़ी की स्मेल नहीं होती, स्टीयरिंग टच कर रहे हो, फील कर पा रहे नहीं थी लैम्बोर्गिनी का? अब आप उसके अंदर बैठते हो, एक्सीलरेटर देते हो, तेज गाड़ी लेके जाते हो अपने ऑफिस में। आप देखते हो कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है आपसे, आप इतने फेमस हो कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स आपसे मिलने के लिए लगे हुए हैं कि निधि से कंसल्टेशन दिला दो या इससे कंसल्टेशन दिला दो। आप जब वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है, ये मेरा ऑफिस है इतना बड़ा। निधि कैसा लग रहा है आपको? ग्रेट, मतलब फील कर पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ एटलीस्ट। अच्छा लग रहा है ना, सोच पा रहे हो ना? देखो सोच पा रही हूँ कि मैं इतना बड़ा भी कर सकती हूँ। एक बार आंखें खोलो आप, अगर आप ये सोच सकते हो ना तो आप कर सकते हो। ये होती है थर्ड लेवल की सेल्स। सोचना इम्पोर्टेंट है, बड़ा सोचना इम्पोर्टेंट बड़ा है। सोचना और कस्टमर को वो चीज फील करवाना कि यू आर एट दिस प्लेस राइट नाउ। जितने भी मैं बिलियनियर से मिला ना,
धैर्य, अगर तुम यहाँ घर लोगे तो यहाँ पे दरिया बह रहा है सामने, वो फील कराते हैं वो चीज, हाँ फील कराते हैं। है ना। व्हेन यू विल मेक देम इमेजिन ना, वो फील अनमैचेबल होती है। दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ सेल्स। बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप परेशान होगे। मैंने रोलेक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रैक करी आज सबसे पहले रोलेक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। आज कोशिश करना 1 करोड़ का बैग या 2 करोड़ का बैग लेके जाना और रोलेक्स के सामने से फेंक देना कि मुझे ये वाली घड़ी चाहिए, और उस घड़ी की कीमत चाहे 20 लाख भी हो, कह देंगे सॉरी सर वी डोंट हैव द वॉच। वो आपको एकदम मना कर देंगे कि नहीं, ओनर को बुलाओ, इसको बुलाओ, वो आपको वॉच देंगे ही नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द रेपुटेशन। आप एक फ्लोर पे गए, वहां पे कोई सेल्स पर्सन भी नहीं आएगा, आपका एंटरटेन नहीं करेगा, आप एग्जीबिशन की तरह उनकी जो वॉचेस रखे देखोगे और बाहर निकल जाओगे, कोई एंटरटेन करने नहीं आएगा। पहली वॉच बहुत मुश्किल होता है कि आप रोलेक्स से खरीद लो, आपको ग्रे मार्केट से ही लेनी पड़ेगी, यहाँ डायरेक्ट नहीं मिल पाती है, राइट। क्या उनके पास वॉचेस नहीं होती? जब डिस्प्ले में रखी हुई है तो उनके पास वॉचेस होती हैं, ऑब्वियसली, है ना। अब क्या होता है कि, और अगर आपके पास ग्रे वॉच, मतलब आपने ग्रे मार्केट से वॉच ली है, इट मीन्स जब आप वॉच पहन के जाओगे तो उनको पता है ये हमारा एक्स कस्टमर है या इसके पास ये वॉच है, वो आपको ले जाएंगे ऑफ कैटलॉग। आपको ऑफ कैटलॉग वेबसाइट पे जो वॉचेस नहीं है या कैटलॉग के अंदर नहीं है वो वॉचेस दिखाएंगे, और जितने की आपने घड़ी पहनी है वो तो आपको बिल्कुल नहीं देंगे, उससे महंगी ही आपको घड़ी देंगे। ऐसी ऐसी घड़ियां जो आज आप वहां से निकालोगे और बेच सकते हो तुरंत करोड़ों की। अच्छा, यस। तो बहुत सारी घड़ियों के मॉडल ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, अच्छा, और हाईली डिमांड है। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी गेम, और यही चीज मैंने रोलेक्स से सीखी है कि भाई हम क्लियरली बोलते हैं वी डोंट हैव। अब क्या है, डोंट खाली कहने के लिए नहीं, एक्चुअली में हमने एक प्रोडक्ट को इतना बेस्ट बना दिया, और मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 99 यूनिट है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वेट लिस्ट में खड़े रहो, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, हमें फर्क नहीं पड़ता। 99 लोगों को जो हमारे पास हैं हम उनको रिजल्ट देंगे बहुत तगड़े। सो वी आर द रोलेक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री। सो ये स्ट्रेटेजी मैं इतने बड़े ब्रांड में भी इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ कि मैं सीख पाऊँ उनसे कि वो कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, वो क्या इंप्लीमेंट कर रहा है। ट्रू। सो गाइज, इससे एक चीज़ पता चलती है कि आप अपने बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स लाए जा रहे हो, थोड़ा सा रोलेक्स बन के दिखाओ। धैर्य ने बनाए, धैर्य की टीम ने बने हैं, धैर्य ने खुद आपके सामने अपनी स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस की है। इतने बड़े लोग जब हमारे को बताते हैं, ये लोग भी रोल मॉडल हैं हम लोगों के लिए। धैर्य ने अपने आप को जो स्टैंड किया है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, मार्केट के अंदर काम कर करके सीखे हैं। एंड मैं पर्सनली ऐसे लोगों से बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, और आप लोग भी होंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पैसा दे गए और उस पैसे को हमने बना लिया, बिगाड़ दिया, वो एक इमटेरियल चीज़ है। लेकिन खुद अपना वजूद बनाना इंडस्ट्री के अंदर, और जहाँ मैं ये बोल सकूँ कि मैं चूज़ करूँगी कि मुझे कितने कस्टमर्स चाहिए, और मैं मना करूंगी कि इसके बाद मैं कस्टमर्स नहीं लूंगी, ये वही कर सकता है जिसको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है और जिसको अपना बिजनेस मॉडल अच्छे से पता है। तो प्लीज हर कस्टमर आपके लिए नहीं बना है, थोड़ा सा ना करना भी सीखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं कि फर्स्ट कस्टमर को क्लोज करने के कुछ टेक्टिक्स बता दो। ये सेल्स के क्वेश्चंस हैं कि यूजुअली फाउंडर्स बोलते हैं हमारा फर्स्ट कस्टमर ही नहीं क्रैक हो रहा। पहला कस्टमर, जब मैंने धंधा शुरू किया है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने शुरू कर लिया है, अब मैं पहला कस्टमर कैसे क्लोज करूं? मेरे 2-4 कस्टमर्स क्लोज हो जाएंगे तो मुझे ट्रेंड पता चल जाएगा कि आगे भी कैसे क्लोज करने, कितना पैसा लगाऊं, इतने कस्टमर्स, पहला कस्टमर कैसे क्लोज करूं? पहले तो डेस्परेट होना बंद करो, बिल्कुल। ओके। कि कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए। पहले कस्टमर की सुनो, वो किस दर्द में, किस पेन में, वो क्या चीज बोल रहा है, उसकी सारी चीजें एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद नपे तुले शब्द बोलो। ओके। कि देखो आपके लिए ये चीज जरूरी है और इसलिए आपको इस चीज की जरूरत है, ये मैं करा सकता हूँ और मैं आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाला हूँ। अगर आप उसकी मन की तसल्ली कर दोगे, कन्वर्ट। सो आप ये कह रहे हो कि ऑडियंस के लिए भी है कि जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो डेस्परेट मत हो, आप पहले कस्टमर की प्रॉब्लम समझो कि वो अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो आपका प्रोडक्ट उसको वैल्यू ऐड कर सकता है, इनेबल कर सकता है। प्रोडक्ट के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ कस्टमर की नीड को आप इंटीग्रेट करो,
उसको वैल्यू बताओ, उसको अगर उससे उसका पैसा बन रहा होगा तो पैसा दिखाओ, अगर उससे उसके जॉब में कहीं पे उसको कुछ हेल्प मिल रही होगी तो वो दिखाओ, बट कस्टमर का बेनिफिट आपका प्रोडक्ट लेने के बाद का बताओगे तो भी हो सकता है। और थोड़ा पेशेंस रखना, धीरे धीरे सेल्स क्रैक हो जाती है। अगर प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है और आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो सेल्स करना मुश्किल नहीं है, राइट। Correct. सो B2B सेल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगी कि B2B के अंदर जब भी हम बात करते हैं B2B की टीम से या फाउंडर से, कहते हैं कि हमारे कस्टमर्स की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्लो है, हमारी टीम्स जाके डेमो देती हैं लेकिन क्लोजर्स नहीं आते, डिसीजंस के ऊपर बहुत टाइम लग जाता है और स्लो चल रहा होता है प्रोसेस। तो आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे कि वो साइकिल को फास्ट कैसे करें? मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, अगर उनकी सेल्स स्लो है इसका मतलब वो फाउंडर ही बहुत बड़ा गधा है। अच्छा। अब मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ओके। अगर आप सबको ही बेचने लगोगे तो फिर आपका कन्वर्जन डाउन ही जाने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है एक्चुअल में ऑडियंस कौन सी है। मेरे पास तक किसी को भी पहुंचने के लिए 11 फिल्टर क्रॉस करने पड़ते हैं। 11 फिल्टर जब वो क्रॉस कर लेगा उसके बाद वेरिफिकेशन होता है कॉल पे कि आपके पास ये एक्स अमाउंट है, ये है, ये है, ये है, आपकी ये चीज़ें तैयार है, आपको हमसे क्यों बात करनी है, अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या क्या चीज़ होगी। जब वो क्वालिफाई होता है तो वो ऑलरेडी पहले ही खरीद चुका होता है। हमारी जो कॉल होती है, जो कस्टमर सपोर्ट करती है, वो ऑलरेडी तभी खरीद चुका होता है। वो बस मन की तसल्ली करने के लिए हमारे पास आता है क्योंकि हमारे सिस्टम प्रोसेस इतने ज़्यादा इम्प्रोवाइज है। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को बैकएंड का अपना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, अपना बैकएंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोगों का मुश्किल पहुंचना है आप तक, तो आपके पास ढंग की लीड आएंगी। हमने क्वेश्चन पूरे इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं कि व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू और व्हाई वी शुड वर्क विद यू। मैं आपको एक पूरा फ्रेमवर्क बताता हूँ कि ढंग के कस्टमर कैसे आते हैं। अपने प्रोडक्ट से ही बताता हूँ। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं जो चलते हुए बिजनेस ओनर हैं और जो फ्रेशर और बिगनर नहीं है उनके साथ हम काम ही नहीं करते। उनको डायरेक्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सेकंड, हम उनको बताते हैं कि भाई ऑर्गेनिक भी बिजनेस हो सकता है। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं, एक मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर हो गया, और हम कॉल आउट करते हैं अगर आप B2B बिजनेस ओनर देन ओनली आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। हम किसी और को एंटरटेन कर ही नहीं रहे। फोर्थ, हमारा फिल्टर रहता है कि हम बता देते हैं अगर आपकी इतनी इनकम है तो ही मेरे पास आना भाई, इसके अलावा गलती से भी मेरे पास मत आना। मैं मुजरा नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे देखने आ रहे हो यहाँ पे। तो अगर आपके पास इतना है तो ही आना, और आपका ये कैटेगरी में फॉल करते हो तो ही। पांचवा, हम क्लियर बताते हैं हमारा सर्विस चार्ज ये है। कॉल पे आके मत पूछना कि कितना चार्ज करते हो, क्या है। हमारा वो काम है ही नहीं, जैसा माथा वैसा तिलक। और जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री में एजेंसीज हैं, वो कहने के लिए उनका 2 लाख का प्रोडक्ट है, वो सामने वाले की शक्ल देखेंगे, कह देंगे नहीं आपकी हिसाब से 40,000 का दे देंगे, 50,000 का दे देंगे, 2 लाख का दे देंगे, 3 लाख का दे देंगे। नहीं भाई, आप यूनिट मेट्रिक्स आपको देखना पड़ेगा, तभी आप स्केल कर सकते हो। तो चाहे मेरे पास बिलियनियर भी आएगा ना, मेरे पास उसके लिए यही है कि भाई ये तो यार 1.5 लाख का है, 12 लाख का, इसके अलावा और कोई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है और ना मैं दूंगा। और अगर वो बिलियनियर भी है ना, 99 फाउंडर्स होने के बाद उसको रुकना पड़ेगा। 1 साल की वेटिंग, 2 साल की वेटिंग, उससे पहले हम देंगे ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना भाई हमारे पास। ठीक है, 5 फिल्टर, प्राइस बता दिया, प्राइस के बाद हम सीधा बोलते हैं कि अगर आपको हमसे बात करनी है, आप हमारा टाइम ले रहे हो, एक्स अमाउंट हमें दो। एक्स अमाउंट देने के बाद हम उनसे बोलते हैं, 7th फिल्टर हमारा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। आपने अमाउंट तो दे दिया, जरूरी नहीं है अभी भी हम बात करेंगे, ये एप्लीकेशन को फिल करके बताओ कि आप सही हो इंसान या नहीं हो। उसके बाद 3 फिल्टर और लगाते हैं, 7 फिल्टर हो गए। तीसरा 8th फिल्टर हमारा हो गया कि हम पूछते हैं कि भाई इसकी खरीदने की क्षमता है कि नहीं है। अगर है तो एप्लीकेशन अप्रूव, नहीं है तो रिजेक्ट। सेकंड फिल्टर हमारा ये होता है कि उसका इंटेंट, अगर वो मेरे से बोलता है धैर्य हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, हम बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट। आप बताओगे क्यों होगा ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है तो मेरे पास क्यों आ रहा है भाई? क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, तो या तो तुम अपने बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं जानते हो, हाँ, ऐसे तुम घूमने आए हो बस, या तुम देखने आए हो कि धैर्य कैसे कर रहा है, थोड़ा सा बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, हम उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो बंदा बोल रहा है धैर्य हम इतना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस, एप्लीकेशन सेलेक्टेड, वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड, हम एक बहुत ईगोइस्टिक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं ना, जो सीरियस फाउंडर्स होते हैं, हाँ, तो उनके अंदर ना ईगो होता है, ये सिखाएगा मुझे, तो हम ये पूछ लेते हैं why we should select you और why we should work with you। अगर उनका ये क्वेश्चन होता है ना कि because we are giving you money that's why work with us, हम सीधा सीधा बोलते हैं fuck you, हम रिजेक्ट कर देते हैं।
तो उनका ईगो तो वहीं खत्म हो जाता है। अगर कोई इंसान बोल रहा है धैर्य मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, हम 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर दी तो वी विल मेक 20 करोड़। तो मतलब पैसे वाले हैं, रिच है, सुनने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं, हम्बल है, सिर पे चढ़ के नाचेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को हम खुद चूज करते हैं हमें किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना है। इतने फिल्टर लगने के बाद मेरी टीम से कॉल जाता है, पूरा वेरिफिकेशन बैकग्राउंड चेक होता है कि आपने एप्लीकेशन भरी थी, आपका रेवेन्यू इतना है, ये है XYZ, पूरी चीज़ें वेरीफाई होता है। और उसके बाद जब वो मेरे पास सेल्स कॉल पाता है, धैर्य हमने ऑलरेडी डिसीजन बनाया हुआ है, वी जस्ट वांटेड टू सी कि ये हमारे लिए है कि नहीं था, बस आपसे कुछ बात करनी थी, बूम पेमेंट आया, डील क्लोजिंग खत्म। वेरी नाइस। सो जो B2B का क्वेश्चन धैर्य ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहाँ तक आप लोगों को समझ में आया और जहाँ तक मुझे समझ में आया है, हम पुश सेल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी राइट ऑडियंस क्या है। एक लीड जब आपके पास या एक कस्टमर जब आपकी सेल्स टीम के पास जा रहा है, उसके पीछे 10 फिल्टर अप्लाई किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे चेक्स किए गए हैं, ताकि जब कस्टमर एक्चुअली आपके पास आकर बैठे तो वो सिर्फ आकर ये बोले कि एक दो क्वेश्चंस थे, इसके अलावा मेरे को सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के बारे में क्लियर हैं। तो इस लेवल का अगर फाउंडर्स काम करना स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर थोड़ा सा भी अगर इस सेशन से जितना धैर्य बता रहे हैं, अगर आप इसको बार बार रिपीट कर करके रीप्ले कर करके देखोगे और बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करोगे, आई एम श्योर आपका बिजनेस 0 से 1 लेवल पे तो पहुंच जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप धैर्य सर की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके जो फनल्स हैं उनमें आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो, नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि सेल्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं, मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ। बट इस चैनल का मेन पर्पस ये है कि जितना एक्सपीरियंस धैर्य के पास है, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो जो मार्केट के अंदर वैल्यू ऐड कर रही है या मैं जो मार्केट के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को उससे अगर कुछ भी सीखने को मिल सके तो इस शो का पर्पस सॉल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ये डेमो एंड ROI पिच मेथड क्या होता है B2B के अंदर। डेमो कि आपको जब जरूरत पड़ती है, जब आपके अंदर दम नहीं है, पहले देख लो, ये है वो है। जब आपको पता है कि आप वो चीज कर ही दोगे, आप उसका पैसा ले रहे हो, दैट्स द कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाई पीपल वांटेड टू कम टू यू। वो लोग करते हैं जिनको अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, डेमो दे के आ रहे हैं, चलो ROI निकालना है, लेकिन स्केल अप करो ना, कब तक करोगे डेमो देने के लिए? सो डेमो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो बोलता है डेमो दिखाओ। हम एंटरटेन ही नहीं करते ना ऐसे लोगों को। अगर वो विंडो शॉपिंग करने के लिए आए, अच्छा ठीक है पसंद आएगा, भाई वी आर द रोलेक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, फक यू। आप सेलेक्ट नहीं करोगे, हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें आपके सिर पे हाथ रख के ग्रो करना है कि नहीं करना है। हम देखेंगे कि पहले आपको एक्चुअली में आप उस लेवल पे हो कि हमारी सर्विसेज ले सको, इसलिए हम लो टिकट में कभी जाते ही नहीं, बिल्कुल देखते भी नहीं है उसको। चलो थोड़े से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रोल करते हैं, जहाँ पे एक कस्टमर का रोल प्ले करती हूँ कि, और आप मुझे क्लोज करने की कोशिश करना, और ब्रॉडर उस पे करेंगे। मतलब इट्स नॉट अबाउट धैर्य's प्रोडक्ट, बिकॉज आई नो दैट देर आर 10 फिल्टर्स। एक नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं, जहाँ पर जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई सेल्समैन सेल्स करने की कोशिश करता है, कॉमन उसके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं सेल्स टेक्निक में, वो ये जो पहली आती है कि मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, राइट? हम धैर्य के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जब ये क्वेश्चन आता है मार्केट में कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, एक सेल्समैन को या एक फाउंडर को इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन देने चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं सीधा उनसे पूछूंगा कि कितना महंगा आपको लग रहा है, आप क्या बोलोगे इसके लिए? कितना महंगा लग रहा है निधि आपको? महंगा है, बस महंगा है। आपकी सक्सेस से ज्यादा महंगा है क्या? नहीं, सक्सेस से ज्यादा तो नहीं है। दैट्स इट, दैट्स द किलिंग ऑब्जेक्शन। सो यू आर सेइंग कि हमें कस्टमर को वैल्यू ऐड करना है, उसको ये दिखाना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो तेरी सक्सेस से ज़्यादा महंगा नहीं है। तो दोनों को कंपेयर कर लो, बजाय इसके कि कॉम्पिटिटर्स को आप कंपेयर करो कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे मिल रहा है, वहाँ इतने का मिल रहा है। जिस प्रोडक्ट को अगर आप हमारे पास आए और आपको इस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर आपको सक्सेस दिख रही है या पैसा कमा पा रहे हैं या कोई स्किल ऐड हो रहा है जिससे आगे जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पा रहे हैं, तो आपको जो कंपैरिजन करना है वो इससे करना है, ना कि मार्केट में दूसरा बंदा आपको क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बजट नहीं है अभी, तो बहुत सारे एजेंसी कैसे क्रिएट करें? राइट, सो आप उसको कोई ऑफर दे सकते हो कि थोड़ा सा डाउन सेल करके, ऑल्दो हम नहीं करते हो, हमारा वही है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, जो मैंने देखा है लोग करता है,
तो आप उनको बोल सकते हो वी ऑल्सो हैव द EMI ऑप्शन, ठीक है, अगर आप इतना दोगे इतना इतना आपके पास होगा, हर महीने इतना इतना हो जाएगा, दैट्स हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। और एक कस्टमर का डिफरेंशिएशन पिच क्या होता है? जैसे कस्टमर बोलते हैं कि हम दूसरे कॉम्पिटिटर को भी कंसीडर करें, हमें थोड़ा टाइम दो अभी। तो यहाँ क्यों आए हो फिर, करो आप उनको हम सी पहले मैंने इसलिए बोला कि एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाओ, और इतना तगड़ा प्रोडक्ट बनाओ ना कि आपसे तगड़ा उस इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं। तो वो मेरे पास तो कभी आते नहीं, आपका कॉम्पिटिटर दे रहे, मेरे में आज तक रिकॉर्ड है, किसी ने बोला ये तो इतने का दे रहा है, इतने का आ जाएगा। हम करते भाई तुम मेरे पास आओ ही मत ना, फिर तुम कंपैरिजन करते रहो फिर। सो इसके लिए मैं एक आंसर देना चाहूँगी कि जब भी अगर कोई आपके पास आकर ये बोले सेल्स टीम को कि कॉम्पिटिटर ये दे रहा है, आपको अपने कंपटीशन का पूरा रिसर्च करके रखना है। या तो आप नंबर 1 हो, आपके आसपास कोई भी ना हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो कोई और नहीं करे, तब तो आप नंबर 1 है, जैसे धैर्य जी हैं, रोलेक्स हैं। पर अगर आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अपनी सेल्स टीम के पास कंपैरिजन ज़रूर देना कि वहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट्स वो लोग दे रहे हैं, क्या ऑफर्स दे रहे हैं, क्या आपको कॉम्बोज दे रहे हैं। एक्चुअली कस्टमर को जब आप डिफरेंशिएट करते हो कि आपको यहाँ पे 5 चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे आपको 7 चीज़ें मिल रही हैं, इन 5 चीज़ों से या तो आपका करियर बिल्ड होगा, या आपके धंधे में इम्पैक्ट आएगा, या आप पैसा कमा पाओगे, या आप अपनी जॉब चेंज कर पाओगे, या फ्रीलांसिंग कर पाओगे। इसी के ऊपर पूरा ब्रह्मास्त्र बिजनेस का समाया हुआ है। अगर ये 5 चीज़ें आपने कस्टमर को रियलाइज़ करा दी कि हम 5 दे रहे हैं, वो 7 दे रहा है, पर हमारी इन 5 चीज़ों से जो तेरी प्रॉब्लम है, जो इन 5 चीज़ों में आएगी, अगर वो सॉल्व होती है तो पैसा मैटर नहीं करता। अपने अपने प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंटली कस्टमर के आगे प्लेस करो उसकी नीड के हिसाब से। हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रोल ख़त्म होते हैं यहाँ पर। अब हम सेल्स टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, कि सेल्स फनल के ऑडिट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why I'm asking these questions because I have seen you as a digital business coach, digital marketing business coach, and then you are building your business and you have built your business, right? तो एक फाउंडर भी, एक एंटरप्रेन्योर भी हो, एक डिजिटल मार्केटिंग की भी अपनी पूरी एक्सपर्टीज़ है, और एक सेल्स की भी पूरी पकड़ रखते हो, धंधे की भी पकड़ रखते हो, डेटा की भी पकड़ रखते हो। तो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग इंटरव्यू ऑफ डिजिटल धैर्य, तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन, मतलब इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू कि मैं क्या चाहती हूँ अपने ऑडियंस के लिए फ्रॉम धैर्य। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है लेजिटिमेट आएंगे, जहाँ पर क्योंकि मैं आपको एक एज ए फाउंडर देख पा रही हूँ जिसने अपना खुद का बिजनेस बिल्ड किया है। तो एज ए फाउंडर आप सेल्स ऑडिट कितने इंपॉर्टेंट समझते हो? इट्स लाइक प्लस डेटा, हाँ, सेल्स फनल ऑडिट की बात करते हैं कि सेल्स फनल ऑडिट कितना इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना टॉप इंसान ढूंढना है ना कंपनी का, 4-5 टॉप लोग ढूंढने जो अच्छी सेल्स निकाल रहे हैं। तो आपको जैसे आप कैंपेन का ROI देखते हो ना, एक इंसान का ROI देखो। अभी हमारी कंपनी में एक मानसी है, ठीक है, मैंने बोला मानसी मैं तुझे 45,000 दे रहा हूँ, तो इसमें से जितना बनाएगी ना, मेरा प्रोडक्ट 1.5 लाख का है, तो इसमें से जितना बनाएगी ना मैं तुझे 10,000 रुपये का कमीशन दूंगा। हमारे कमीशन बहुत hefty हैं। तो मानसी ने कहा ठीक है सर, मेरा पहला है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। उसको काफ़ी टाइम हो गया, वो सेटर की तरह काम करती है। मैंने कहा क्लोजर की तरह कर, इट्स टाइम टू बकल अप। तो उसने मेरे से बोला कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो पहले 4-5 दिन तक कोई फर्क नहीं आया, मतलब कोई नहीं आया। 10 दिन निकल गए, कोई सेल्स नहीं आई। उसके अगले 5 दिन के अंदर वो प्रैक्टिस कर करके तगड़ी हो गई। उसको पता, वो मेरे पास आती, सर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। मैंने कहा ये ऑब्जेक्शन ले, एक हमने प्रिपेयर करा कि ये डिलीवरी हमारी। उसके बाद उसने 5 सेल करी। मतलब हमने कुछ 7.5 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था 15 दिन तक आते आते। मतलब 45,000 इन्वेस्ट करे थे टोटल, 7.5 लाख का उसमें बिजनेस आ गया। और आखिरी के दिन फिर उसकी सेल्स कॉल गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ हुआ। उसके बाद उसने 2 डील और क्लोज करी, पहले 5 थी, फिर 2 डील और क्लोज करी। 7 के आसपास 11.5 लाख रुपए का उसने बिजनेस करा, 45,000 डाल गया, 45,000। तो वो मेरे लिए एसेट बन गई भाई, शी इज अ एसेट फॉर मी। अब सेम चीज मैं दूसरे बंदे का कैंपेन चलाऊंगा और मैं कहूंगा मैं तुझे 45,000 डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब वो देखेगा कि 45 में मुझे कितना ROI लगे, देखे जो उसके माइनस में लेके आ रहा है वो मेरे लिए वो सेल्स पर्सन नहीं है, कैंसिल। अब मानसी को क्या मैं अगेन इस मंथ 45,000 दूंगा? नहीं, मैं बढ़ा के दूंगा। मानसी मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तुझे, इसमें से सेल्स निकाल, तू कितनी निकाल सकती है। इसी तरीके से हमारे 5-6 क्लोजर्स हमने बना दिए। उनका एक बजट है, बजट के बाद एनालाइज दिया जाता है कि भाई तुमने कितना कन्वर्जन करा, कितने लोग आपके पास आए, कितने लोगों से बात हुई, कितना % तुम्हारा कन्वर्जन रेट है, लोगों के ऑब्जेक्शन क्या रहे, वो सारी चीज़ें हम उनको पूरा बताते हैं, देखते हैं। और वो एक बंदे का ROI हमारे पास कितना है, तो वो चीज़ हम इस तरीके से एनालाइज करते हैं।
तो सेल्स फनल ऑडिट के बारे में अगर मैं आपको बता पाऊँ छोटे शब्दों में कि सेल्स फनल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो टीम मेंबर आपके लिए प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा होता है उसका आरओआई एज बिजनेस में निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब आप वाई एनालिसिस करते हो, आपका रिव्यू मैकेनिज्म होता है, आपका ऑडिट मैकेनिज्म होता है कि आपके टीम मेंबर को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे धैर्य ने बताया कि जब धैर्य ने डिस्कशन किया अपने टीम मेंबर के साथ तो उसने आकर पूछना शुरू किया कि ये ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मैं कैसे हैंडल करूं। जब तक आप अपनी टीम की पिच या उनकी सेल्स स्क्रिप्ट को सुनोगे नहीं, या उनकी कॉल्स नहीं सुनोगे, या आप उनकी काउंसलिंग नहीं करोगे, या आप उन्हें आरओआई नहीं बताओगे, या उन्हें डेटा नहीं दिखाओगे कि आपका इतना सेल्स का नंबर होना चाहिए, इतने आपको डेटा पॉइंट्स दिए, इतना कन्वर्जन मेंटेन करना है, इतना आपको क्या नाम है रेवेन्यू मेंटेन करना है, तब तक आपकी टीम को भी नहीं पता चलेगा कि उनको करना क्या है। तो सेल्स ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट, फनल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी टीम को ट्रेन करें। जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे सीख रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे करते हैं, वो धंधे पे बैठे हैं, धंधा चल रहा है, नीचे सेल्स टीम क्या कर रही हैं, क्वालिटी की टीम्स क्या कह रही हैं, उनको कुछ नहीं पता। रिव्यू मैकेनिज्म्स बना लो, अपने प्रोसेसेस बना लो, सिर्फ आपको रिव्यू पे फोकस करना है, करवाना आपने नहीं है। आपके पास बाकी सारे लोग होंगे जो ये काम कराएंगे, बट आपको एक बार एसओपी सेट करके देने जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी सेल्स कॉल पे आपका टीम मेंबर इस तरीके से कॉल ले। सो थैंक यू धैर्य। सीआरएम प्लस डेटा ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट होती है। आप सीआरएम डेटा ट्रैकिंग आप करते हो इसके मैं ऊपर? करता था, अब तो नहीं देखता हूँ मैं। नहीं देखता, आपकी टीम में देखा जाता टीम है, में देखता है, सीआरएम देखा जाता हमारा है। रिस्क एनालिस्ट है एक, वो पूरा देखता है कि क्या डेटा है, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ का क्या होता है, पहले ही हम हो जाता है। अभी 2026 जो आएगा हमारा उसके ऊपर काम चल रहा है कि जनवरी में हमें क्या करना है। हम बहुत एडवांस में चीज़ें लेके चलते हैं, प्लान कर लेते हैं। अभी हमारा दिसंबर में इवेंट है तो हमारी बहुत पहले से ही प्लानिंग हो जाती है, इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। हमें पता है जनवरी में हम पीक पकड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे ये प्लान आउट होने वाला है। फरवरी में थोड़ा सा डाउन जाएगा तो अपॉर्चुनिटी फनल चलेगा, या उसके बाद हमारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स फनल चलेगा। तो वी आर लाइक वेरी प्रिपेयर्ड। 2026 का काम हमारा डन हो चुका है। सो देखो गाइज, बिजनेसेस के अंदर आपका सीजन कब पिक होगा, कब डाउन होगा, कितना पैसा लगाना है, कितना निकालना है धंधे में, ये सारी चीज़ें देखो धैर्य ने 2026 तक की प्लानिंग कर रखी है। तो हम आज की डेट में अगर बात करें, ज़्यादातर बिजनेसमैन इसी महीने के गल्ले में अटके रह जाते हैं। आप बिजनेस की फोरकास्टिंग, नंबर्स, ट्रेंड, कहाँ कितना पैसा लगाना है, कितना है, मेरा बिजनेस कब पिक होता है, उससे कितना रेवेन्यू आता है, कितनी इन्वेंट्री किस सीजन में खरीदनी है, इतनी प्रिडिक्शंस भी करना शुरू कर दोगे, नंबर फोरकास्टिंग करनी शुरू कर दोगे, डेटा एनालाइज करना शुरू करोगे। ये आपका ही डेटा है, हर महीने कितने कस्टमर्स आए, कितनों ने माल खरीदा, मंथ ऑन मंथ अगर आपने डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो आपको एक ट्रेंड पता चलना शुरू हो जाएगा कि श्राद्ध मंथ में तो मेरा धंधा होगा ही नहीं, लेकिन जैसे ही नवरात्रे आएंगे मेरा धंधा पिक हो जाएगा। तो डेटा, अपना कस्टमर बेस इंपॉर्टेंट है रिव्यू करने के लिए। सो परफॉर्मेंस कोचिंग में बिलीव करते हो या फायरिंग डिसीजंस में बिलीव करते हो? परफॉर्मेंस, दैट्स इट। परफॉर्मेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ओके। हम ना देखते हैं अगर चीज़ें खराब है तो खराब की उसको सही कैसे किया जा सकता है। फायरिंग नहीं करते आप? फायरिंग भी करता हूँ, अब मैं फायरिंग करने लगा हूँ। ओके। अगर मुझे लगता है ना कि ये सही से काम नहीं कर रहा। अभी रिसेंट हमारे ऑफिस में एक सीन हुआ, तो उसमें ना एक बंदे की हमारे पास बार बार कंप्लेन आ रही थी कम्युनिटी से कि ये इतनी देर में रिप्लाई करा रहा है, एंड आई एम लाइक वेरी ऑब्सेस्ड। अगर किसी का आया है तो तुरंत सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एनी हाउ इट इज़ माई ब्रांड। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ उस चीज़ को लेके, फट 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 फट। मेरी टीम में आई थिंक सारे लोग आधे टाइम सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही काम है करने के लिए। अगर एक काम में भी कंप्लेन आती है ना तो मैं बैंड बजा देता हूँ। मैं पहली वार्निंग दूंगा, उसके बाद सिर्फ हटा देते हैं, सिर्फ हटा देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उनको पता है कि उनको अपनी परफॉर्मेंस को, अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को बहुत ऊपर रखना, कि हमारे पास ज़्यादा काम है ही नहीं, लेकिन जो काम है अगर उसमें कंप्लेन आ गई तो धैर्य बैंड बजा देगा। तो हम उस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। पहले वार्निंग देते हो, काउंसलिंग करते हो, कोचिंग करते हो, सीधा फायर करते हो? नहीं, मैं पहले एक बार ही देखता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हुआ। मैं उनसे रीज़न पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। अगर वो वैलिड रीज़न है तो इट्स ओके, अगर वो वैलिड रीज़न नहीं है, लापरवाही है, तो फायर करो। फायर, एक वार्निंग देके फायर। सो आप लोगों को ये देखना है कि आपने अपनी टीम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए क्या आपने KRAs बना रखे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर या बिजनेसमैन जो होते हैं उनके यहाँ पर जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या उनके वर्कर्स काम करते हैं तो काउंसलिंग एंड कोचिंग करते हैं।
पुराने एम्प्लॉयज़ की वैल्यू करते हैं, उनको कोचिंग की जाती है, बट ऐसा ना हो जाए कि पुराने लोग आपके बिजनेस को, धंधे को खा जाएं। तो कोचिंग एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स ये एक लेवल तक की हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे जहाँ तक हमारा धंधा जो है उस पर हिट ना हो, हमारा कस्टमर हिट ना हो, हमारे धंधे की पूरी मार्केट के अंदर इमेज ना खराब हो। बट ऐसी कोई चीज़ जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, प्लीज़ उस पर अपनी टीम मेंबर्स को एक बार फीडबैक दीजिए और उसके बाद बाहर कीजिए। सारी ज़िंदगी टीम मेंबर आपके पास वो रह ही नहीं सकता जो आपके बिजनेस की इमेज को खराब कर रहा है या आपके कस्टमर्स को खराब कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो धैर्य, अब हम रैपिड फायर पे चलेंगे। क्विक क्विक आंसर देने, बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं दूंगी आपको। तो 5 मिनट का ये राउंड है, ठीक है। सबसे अंडररेटेड सेल्स स्किल क्या है? सबसे अंडररेटेड रेटेड सेल्स स्किल क्या है? की फीचर्स बता के बेचना। की फीचर्स बता के। कोल्ड कॉलिंग वर्सेस वार्म लीड्स, कौन सी फेवरेट है आपकी? वार्म लीड्स। ओके। एक बुक जो हर एंटरप्रेन्योर को सेल्स लाइक क्रेजी। सेल्स लाइक क्रेजी। सबसे बड़ा स्टार्टअप मिथ जो आप तोड़ना चाहते हो? मिथ। सबसे बड़ा सेल्स मिथ, स्टार्टअप्स का मिथ। कि बस गधों की तरह बेचो। यही है कि आप पहले समझो चीज़ों को, प्रोडक्ट को अपने। ओके। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 हो मार्केटिंग के लिए तो आप क्या करोगे? मैं सारा यूट्यूब पे लगा दूंगा। सारा यूट्यूब पे लगा दें। सो गाइज, मेरे को ना ये भी पता है कि धैर्य मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। आपने अभी देखा होगा, मुझे इमेजिन करवाया उन्होंने, मैं बुर्ज खलीफा पे थी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग, पेरेंट्स भी बैठे हुए थे वहाँ पर। तो धैर्य, मैनिफेस्टेशन बिजनेस में एंड सेल्स में कितना रोल प्ले करता है? इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मेरी माँ ने ना मुझे उसकी तरह, क्या कहते हैं, इस आइंस्टाइन की तरह पाला है। ओके। वो मेरे से बोलती थी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये तू नहीं कर सकता। ओके। उन्होंने मुझे बचपन से यही चीज़ सिखाई है, तू नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं पूछता था, मम्मी ऐसा हो जाएगा? मम्मी बोलती थी हाँ हो जाएगा। तो पहले ना हमारे पास एक फैक्ट्री थी जिसकी मैं मार्केटिंग कर रहा था, सिम्बावली शुगर करके। ट्रस्ट शुगर के छोटे छोटे शैसे आते हैं उसके। तो हम ना नोएडा जा रहे थे, तो बस में एक येलो कलर की बस चलती थी, तो मेरा हाथ कट गया था। तो मेरे हाथ से ब्लड आ रहा था और मैंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो वो पूरी शर्ट पे लग गया था। अब मीटिंग में गए, लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, तो फिर पता लगा, मैंने कहा कि आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं ऐसा, पर मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी। तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था मीटिंग में जाने के लिए। तो मैंने अपनी घर आके मम्मी से बोला, मम्मी यार गाड़ी चाहिए यार, कैसे भी जुगाड़ कराओ, कुछ करो, सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं। तो मम्मी ने कहा सेकंड हैंड कुछ मत लियो कभी अपनी लाइफ में, जो भी लेना नया लेना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो दिलाओ अब। कि कोई हमारा हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में होता ही नहीं है कुछ चीज़ें। एक बार गलती से बाहर डिनर कर लिया तो पूरे महीने का बजट हिल जाता था। तो मम्मी ने कहा कि आ जाएगी, तो बस काम करता रहे। तो मैंने कहा ठीक है चल, नहीं आ रही है तो क्या। तो मैं ना पहले ऐसे अपनी मम्मी के साथ ना सोसाइटी में घूमता था डिनर करने के बाद। तो हम घूम रहे नीचे, मैंने देखा कि यार वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है i20। मैंने कहा i20 लेनी है, i20 लेनी है। हर जगह मुझे वो दिखाई देने लगी, और विदिन एक हफ्ते के अंदर वो नई ब्रांड न्यू मेरे नीचे खड़ी हुई थी। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उसको मैनिफेस्ट कर रहा था, देख रहा था, इंटरनेट पे खोल के देख रहा था, बार बार देख रहा था। और उसी दौरान मैंने उसके लिए काम भी करा। ऐसा नहीं कि मैंने उसे काम नहीं करा। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन लोग क्या करते हैं कि भाई पानी में वैसे बोलो, उसको पी जाओ, एवरीथिंग इज बुलशिट। भाई तुम्हें काम करना पड़ता है। ऑफ कोर्स। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। अब जब पहली बार इंसान चांद पे गया हो तो पहले उसने सोचा है, उसकी सोच में है। या कोई भी बिजनेस ओनर सोच रहा है मुझे ऐसा करना है, तो उसकी पहले सोच में है, उसके बाद उसका प्लान बनता है। प्लान बनने के बाद उसके ऊपर काम होता है बहुत इंटेंसिटी के साथ। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक फार्मर होता है, वो ट्रैक्टर चला रहा होता है खेत के अंदर। तो वो ट्रैक्टर पलट जाता है। उसकी 2 बच्ची होती है, 11 साल की और एक 6 साल की। तो दूर बैठी होती है, उसको देखते हैं उसके पापा ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है। और ट्रैक्टर तो बहुत भारी होता है, 1 टन, बहुत भारी पता नहीं कितने टन का ट्रैक्टर होगा, तो उठा ही नहीं सकते उसको। अब क्या हुआ कि उसकी जो छोटे वाली बच्ची थी और वो दोनों एकदम भाग के आए, पापा पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया। तो वो क्या करा, उसने उन दोनों लड़कियों ने मिलकर ना ट्रैक्टर उठा दिया। क्योंकि उनकी इंटेंसिटी और इंटेंशन प्योर थी कि मुझे अपने पापा को बचाना और पूरी जान लगा दी। तो उन्होंने ट्रैक्टर उठा के अपने पापा को निकाल दिया। उसके पापा शॉक्ड रह गए। तो अगर आपके किसी भी काम के अंदर इंटेंशन बिल्कुल प्योर है और इंटेंसिटी इतनी खतरनाक है, तो आप उस चीज को इतनी जल्दी अचीव कर लेते हो। अब जैसे मेरा मैनिफेस्टेशन बोर्ड था, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना था, मुझे रोलेक्स खरीदनी थी,
मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मुझे घर खरीदना था, वो मैं सब कर चुका हूँ। मेरा जो विजन बोर्ड था 50% इज नहीं, 50 नहीं, 70% इज कम्प्लीटेड। मेरा 30% बचा है। जब आप मेरे ऑफिस में आओगे मैं दिखाऊंगा। अब मैं एक बड़ा विजन बोर्ड बना रहा हूँ जिसमें कुछ भी एक नॉर्मल आदमी के लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना भी वही है जो नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, जो बिलेनियर सोचते हैं जिस तरीके से, वो करना है। हाँ, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज देयर फॉर द ऑडियंस फ्रॉम देयर, नया क्या लेके आ रहे हो आप? सी सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जब भी मेरे साथ कोई क्लाइंट जुड़ता है ना, मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल छोटा मत सोचो, बिल्कुल छोटा मत सोचो। हम लोग बड़ा करने के लिए बने हैं बहुत, और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम पैसे से सही हैं, हम हेल्थ से सही हैं, सब चीज़ों से बड़े हैं। क्या एलन मस्क ने जो करा कि वो तुम नहीं कर सकते, ना बोल दो तो निकल जाओ यहाँ से। कर सकते हो ना तो करो चीज़ें। क्या आप रॉकेट बना सकते हो? बना सकते हो। पढ़ो, पढ़ाई करो, उसके बारे में लिखो, देखो कौन कौन से टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा, बट सोचो। सोचो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी इंटेंशन है वो एक्चुअली में करने वाली या नहीं है। बहुत लोग बस सिर्फ मैनिफेस्टेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, विजन बोर्ड बना, लेकिन Actions नहीं होते। इंटेंसिटी है ही नहीं, एक्शन ही नहीं है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। मेरे लिए आई थिंक मेरे से पावरफुल कोई नहीं है मैनिफेस्टेशन के अंदर। जो आज मैंने अभी मैनिफेस्ट कर लिया, शायद दुनिया को कोई कोच नहीं होगा जितनी जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ले। मैं बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी और इंटेंशन बहुत क्लियर होती है, और वो वही होती है, मुझे पता है कि जो नेक्स्ट लेवल में मैं कर सकता हूँ। तो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली टाइम स्पेंड करना अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हो, सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन बिजनेस काम कर रहे हो ना, तो आप कभी सोच नहीं सकते, लेकिन ऑन बिजनेस काम कर रहे हो ना, इतना होना चाहिए कि आपको हफ्ते में 5 घंटे काम करना है, और बाकी सिर्फ आपको अपनी सोच के साथ टाइम स्पेंड करना है। और बड़ी चीज़ें क्या होंगी, और बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा कौन कर रहा है, इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है, उसके ऊपर क्या होगा, हम कैसे अनटचेबल होंगे कि हम सबसे ऊपर पहुंच गए, कोई नीचे देख रहे हैं कि जो नंबर 1 थे वो 10,000 फीट नीचे हमसे खड़े हैं, कोई हमें छू नहीं सकता, इतना बड़ा कैसे सोच सकता। राइट। तो नेक्स्ट आपका वेंचर क्या आ रहा है? मैंने आपका वेबसाइट देखा, बहुत सुंदर है, तो क्या आप नया लेके आ रहे हो? अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं। ओके। तो हमारी 3 कंट्री में हम अपने क्लाइंट्स को लेके जा रहे हैं। पहला दुबई, दुबई के बाद पहले तो दिसंबर में यहीं पे हो रहा है नोएडा में, फिर दुबई हो रहा है, दुबई के बाद साउथ अफ्रीका केप टाउन में हो रहा है, फिर जापान में हो रहा है। अब इसमें होता क्या है, दिस इज अ मास्टरमाइंड। Okay. मैंने जैसे बताया कि हम 99 फाउंडर्स ही ले रहे हैं, बिकॉज वी वांटेड टू बिकम अ रोलेक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। राइट। तो हम सिर्फ 99 फाउंडर्स को ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हम लेंगे ही नहीं। अब उसमें होता क्या है कि हम ना वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज रहती है कि सबसे पहले हम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सबसे पहले चीज़ें बनी हैं, बिल्ड हुई हैं, जिस प्रॉब्लम पे काम हुआ वो सबसे पहले हमारे पास है। और वही हमारे कस्टमर को हम बताते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसा बना देता है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके देखो, 90 डेज के अंदर लोगों ने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ बनाए हैं। हमारे क्लाइंट है सलमान, उन्होंने 5 दिन के अंदर 85 लाख रुपीज़ अचीव करे। पूरा वेबसाइट में पड़ा है, पॉडकास्ट में पड़ा है। तो हमारा क्या होता है, हमारा एक सी सूट है। सी सूट बेसिकली वो होता है जो पावरफुल ए प्लेयर्स हैं, उनका एक्सेस आपके पास रहेगा, जो भी इंडस्ट्री में हो रही है पूरी कम्युनिटी का एक्सेस आपके पास रहता है। और हमारा जो क्लास होता है ना, वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है कंसल्टेशन, और वो होते होते 1 बजे तक जाता है। 1 बजे तक हम पूरा डॉट नंबर्स फिगर्स बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये करके ये होगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। डेटा एनालिस्ट वगैरह हमारे पास बहुत सारे लोग रहते हैं कि ये बिजनेस में इम्प्रोवाइज कर लिया तो वहाँ तक पहुँचोगे। उसके बाद खाली यही नहीं रहता है, हम अपने क्लाइंट को प्राइवेट यॉट पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारा एक अच्छा डिस्कशन होता है, पार्टी होती है, जहाँ पे बिलियनियर्स आते हैं, मिलियनियर्स आते हैं, उनके माइंडसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास एक फक यू मनी है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम रात को डिनर साथ करते हैं, सब एक ही होटल में रहते हैं, पूरा होटल पूरा बुक कर लेते हैं हम, पूरी प्रॉपर्टी होती है। मतलब बहुत मजा आने वाला है। जो लोग, मतलब बिजनेस भी बढ़ेगा, लाइक माइंडेड लोग भी होंगे, एक्यूमेन भी होगा, लोगों बिजनेस इंटेलिजेंस होंगे, नए आइडियाज होंगे, ग्रोथ माइंडेड पीपल होंगे, और थोड़ा धंधे से अलग जाकर आप डिस्कशंस भी कर पाओगे, सीख भी पाओगे। राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब लॉन्च हो चुका है आपका ये लॉन्च? ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कुछ लोग आ चुके हैं। अगर आप लोगों को भी पार्ट होना है, डायरेक्ट नहीं पार्ट हो पाओगे, तो दिसंबर में हमारा एक ऑलरेडी इवेंट हो रहा है, यहाँ पे नोएडा के अंदर ही हो रहा है। ओके। एंड उसके अंदर वही लोग होंगे जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग हैं। ओके। एंड उसके बाद उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे जो फिर हमारे
मास्टरमाइंड में जा पाएंगे। अगर आप वो नंबर अचीव कर पाओगे तो ऑलमोस्ट हमारी कम्युनिटी के लोग काफ़ी लोग अचीव करवा लेते हैं। Okay. लेकिन उसके बाद हम फिर अलग अलग कंट्री में एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है कि भाई आप सोचो कि आप इंडिया में हो, गुएगे मेंढक हो, अभी अपने शहर में हो। अब सोचो कि आप एक कंट्री में गए, आपने वहाँ के कल्चर के बारे में जाना, वहाँ के लोगों के बारे में जाना, कि आपका एक प्रोडक्ट अभी आपने एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाया अकॉर्डिंग टू इंडिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कैसे बनाना है, आपका अपने बिजनेस को इतना ज्यादा कैसे फैलाना है कि आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो आज मुझे बुगाटी वेरॉन चाहिए, फरारी चाहिए, क्रेडिट कार्ड निकाला, फेंका, गाड़ी पूरी खड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह का विजन लेके चलो, तो मेरा तो विजन है ही है। ओके, सो आज का जो हमने पॉडकास्ट किया है या जो शो किया, इसके अंदर आई एम श्योर जितने भी स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं जिसमें लर्निंग्स की बात की है, डिजिटल मार्केटिंग की बात की है, सेल्स फनल्स की बात की है, माइंडसेट की, बिजनेस माइंडसेट की बात की है कि आप कैसे सोचोगे तो आप कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे जो आप धैर्य जी से पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप धैर्य सर के यूट्यूब के चैनल पे भी जा सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, बहुत सुंदर वेबसाइट है, मैंने देखी है। और आप इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको टीम जो है उसके लिए सिलेक्ट करें। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पॉडकास्ट का रीज़न था वो ये था कि जितने भी बिजनेसमैन स्टार्टअप्स हैं या स्टार्ट कर चुके हैं बिजनेस को, स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप 5 करोड़ के गल्ले पे हो तो एटलीस्ट 10 करोड़ पे तो पहुंचो। अगर आप 10 करोड़ पे हो तो कम से कम 15 करोड़ पे तो पहुंचो। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, एआई आया है, देखो धैर्य की टीम एआई के थ्रू इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है और बड़ी सोच है तो आप हर वो चीज़ मुमकिन है आपके लिए जो आप करना चाहते हो। बट सोचना इम्पॉर्टेंट है। उठो, बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। मैं खुश हूँ 5 लाख के गल्ले से, वो सोच को चेंज कर दो, इंडिया बहुत आगे जा चुका है। अगली बार फिर मिलूंगी आपके साथ किसी नए रिसर्च एनालिस्ट के साथ या कंटेंट मार्केटिंग की टीम के साथ, ऐसे लोग जो बिजनेसेस को बनाने में बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। धैर्य, थैंक यू सो मच। आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ आप बोलिए कि क्या आप उनको एक लर्निंग दे के जाना चाहते हैं जो इस सेशन के बाद वो इस पे इम्प्लीमेंट कर सकें अपने बिजनेसेस में। पहले तो मैं आपके बारे में बोलूँगा, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले लोग कम हैं। मैं किन्हीं के साथ पॉडकास्ट पे बैठता हूँ ना, आधे घंटे मेरा पॉडकास्ट खत्म हो जाता है। वो 10 क्वेश्चन लिख के लेके आए ना, मैं एक बात बोलता हूँ उनके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। राइट। एंड मुझे ऐसे स्मार्ट लोग बहुत पसंद है जो डीप क्वेश्चन पूछते हैं। आपने बहुत सारे क्रक्स निकाल लिए। आई थिंक यही सब कुछ है जो हम कर रहे हैं। आपने ये देख लिया और इसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट कर लिया तो इंसान बहुत आगे पहुंच सकता है। ट्रू। ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि सब कुछ पॉसिबल है। मैं उस फैमिली से आ रहा हूँ जहाँ पे अगर गलती से बाहर डिनर करने चले गए, पूरे महीने का बजट डगमगा जाता था। मेरी फीस मेरी माँ ने ज्वेलरी बेच के मुझे लैपटॉप दिया था कि जा कर और फोड़ के आ। तो मैं कर सकता हूँ ना, आई वॉज अ बैक बेंचर बाय द वे। तो अगर मैं कर सकता हूँ ना, आप भी कर सकते हो। सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला सोच में आना और दूसरा उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। इंटेंशन एंड इंटेंसिटी आपकी प्योर होनी चाहिए। जो सोचते हो वो कर सकते हो। अगर सोच में नहीं आ रहा तो आप नहीं कर सकते हो। तो सोच बहुत बड़ी चीज़ है। अपने साथ समय बिताओ, अपने आप को समय दो और सोचो, दूर बैठ के बड़ी पिक्चर को देखो क्या कर सकते हो और पूरी जान लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो उस करने में। थैंक यू सो मच धैर्य। और कोशिश करेंगे कि हम एक पॉडकास्ट और करें। ऑडियंस अगर चाहेंगी, अगर वो क्वेश्चंस करेंगे, हम ज़रूर आएंगे। और वैसे भी 1 घंटे 1.5 घंटे में जितनी नॉलेज आपके पास है, अगर हम 2-3 घंटे भी बैठेंगे तो भी कम है। सो थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। और बहुत मज़ा आया। और मैं जैसे आपने बोला, ऐसे मेरे को भी जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ तो इंटेलिजेंट लोग जिनको बिजनेस का एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जब आप उनसे बात करते हो तो ऑडियंस के लिए, जनता के लिए कुछ अच्छा ही निकल कर आता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।